हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं। जो भी पार्ट नंबर 6 रहेगा उसको शुरू करते हैं। थोड़ा काम था तो इसलिए हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तबीयत भी थोड़ा बुखार हो गया था तो इसलिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। बट अभी से हम कंटिन्यू करेंगे एंड जल्दी जल्दी खत्म करेंगे पूरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक जो भी वीडियो लगेगा हम खत्म कर लेंगे। एंड और एक चीज़ है, ये बुक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आईडीटी का क्वेश्चन बैंक, डीटी का क्वेश्चन बैंक, डीटी का बुक है कॉन्सेप्ट बुक एंड आईडीटी का कॉन्सेप्ट बुक। एंड वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फिर भी अगर कुछ आपको दिक्कत होता है या हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो वहाँ पे आप इस नंबर में आप ऑर्डर दे सकते हैं, 8328907471। ये नंबर में आप ऑर्डर दे सकते हैं एंड आप यहाँ पे आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में हम देते हैं। कुछ भी ऐसे फ़ायदा नहीं रखते हैं कि हाँ स्टूडेंट के पैसे में क्या फ़ायदा रखेंगे, हम इसलिए तो फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फिर भी अगर कोई भी स्टूडेंट का दिक्कत होता है या अगर उसको लगता है कि हम हार्ड कॉपी से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर में आप ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत सारा अभी तक अगर देखें 6000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। अगर आपको चाहता है बुक अगर चाहिए तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ ये जो बुक है सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप ऐसा मत सोचना है कि सर हमारे पास बुक सेंड करेंगे, नहीं, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा फ्री में। आप उससे जाकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक है, एंड आप सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब को पता ही नहीं चलेगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे पता चलेगा? अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड वो उसको शेयर करेगा, जो भी रेस्पेक्टिव स्टूडेंट के पास वो शेयर करेगा। तो इसलिए आप ट्राई करिए जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक अगर देखें 40% स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड कमेंट भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं एंड कमेंट भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक कमेंट तो छोड़िए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों को बोल रहे हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेनिफिट कोई नहीं प्रोवाइड करते। आप यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब पूरा यूट्यूब आप सर्च करके देख लीजिए, ऐसे वीडियो आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे रेगुलर बैचेस में भी टीचर लोग नहीं सॉल्व करते हैं, बट हम फ्री में सॉल्व कर रहे हैं एंड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पास कराना है, क्योंकि आईसीए का ऐसे नहीं है कि ये एक लिमिट है कि इतना स्टूडेंट पास करना है। जो बंदा सही से लिखेगा वो बंदा पास करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना बच्चे पास करेंगे, 10,000 बच्चे पास करेंगे, उससे ज़्यादा पास नहीं करेंगे। नहीं, जो स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा रहेगा एंड जो स्टूडेंट एलिजिबल होता है पास करने के लिए वो पास हो जाएगा। तो उसके लिए ये वीडियो चाहिए ही चाहिए। डीटी आईडीटी दोनों पेपर को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ओनली आईडीटी पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, डीटी पेपर एंड सब कुछ फ्री में। क्वेश्चन बैंक फ्री में है एंड बुक भी फ्री में है एंड आपका रिवीजन वीडियो भी फ्री में है, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं फ्री में। इससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ हमारा वीडियो बेस्ट है। तो आप देख लीजिए, यूट्यूब में जितना भी वीडियो है देख लीजिए, वहाँ पे कोई भी टीचर ऐसे सॉल्व नहीं किए होंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जहाँ पे भी हो शेयर करिए। बहुत सारा स्टूडेंट हमारा है जो व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं वो, मन से बहुत अच्छे बच्चे हैं वो लोग जो शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सअप में शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम में शेयर कर रहे हैं। आप भी शेयर करिए। ठीक है, आप भी शेयर करिए, जल्दी जल्दी पास हो जाओगे। ठीक है, मेरा यही बोलना है कि मानना है कि जो भी स्टूडेंट शेयर करते हैं, क्योंकि हम जब स्टूडेंट थे ना, हम भी ऐसे हम शेयर शेयर तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता था, बट हम सब्सक्राइब करते थे, कमेंट करते थे। बट अभी शेयर का जो भी है अपॉर्चुनिटी है कि आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक्डइन में है, ट्विटर में है, व्हाट्सअप ग्रुप में है या इंस्टाग्राम में है, अभी है अपॉर्चुनिटी, तो आप शेयर करिए। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं रिटर्न चैप्टर। आज से शुरू करते हैं। आज तो ज़्यादा चैप्टर नहीं हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा हम आज ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। रिटर्न चैप्टर है, रिटर्न चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एमसीक्यू पर्पज के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो हेड ऑफिस रहता है तो उसको फाइल करना पड़ेगा सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड दे आर रिटर्न डिस्कस। तो यहाँ पे जो आईएसटी हेड ऑफिस को सेपरेट यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फाइल करना पड़ेगा क्या? जैसे हमारा रेगुलर जो भी सप्लायर है उनको जैसे जीएसटी 1 फाइल करना पड़ता है, पर आउटवर्ड सप्लाई जितना भी सेल कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए वो आउटवर्ड सप्लाई जो आउटवर्ड स्टेटमेंट जीएसटी 1 फाइल करते हैं, वैसे आईएसटी को फाइल करना पड़ेगा क्या? नहीं, आईएसटी का जो भी है उसको एक ही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी 6, जिसमें सब कुछ रहता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आईटीसी कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है जीएसटी 6 से। एंड उसको अलग से कोई भी आउटवर्ड स्टेटमेंट नहीं फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी 6 में सब कुछ हो जाएगा। नो आईएसटी नीड टू फाइल ओनली एक रिटर्न है जो कि जीएसटी 6 है एंड रिटर्न उसमें डिटेल रह जाता है, कितना क्रेडिट रिसीव करता है सर्विस प्रोवाइड सर से एंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रेसिपिएंट को। सिंस दे आर रिटर्न इट सेल्फ कवर ऑल द एस्पेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इज इट कंपलसरी फॉर ए टैक्स पेयर टू फाइल रिटर्न बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कंपलसरी है क्या? एक टैक्स पेयर को वो फाइल करेगा जो भी रिटर्न खुद हिमसेल्फ फाइल करेगा क्या? नहीं, वो खुद फाइल कर सकता है या एक जीएसटी प्रैक्टिशनर के थ्रू भी फाइल कर सकता है। नो, एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वो गेट हिज रिटर्न फाइल्ड थ्रू जीएसटी प्रैक्टिशनर के थ्रू भी वो फाइल कर सकता है, ऐसे नहीं है कि खुद को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है,
मिस्टर आनंद कुमार एक रेगुलर टैक्स पेयर है एंड वो फाइल कर रहा है जीएसटी 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मंथ बिफोर द ड्यू डेट से पहले अगस्त मंथ का वो फाइल कर रहा है रिटर्न। लैटर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी नेक्स्ट ईयर मंथ ऑफ फेब्रुआरी में वो डिस्कवर एक एरर डिस्कवर करता है जीएसटी 1 में एक एरर डिस्कवर करता है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त जो कि ऑलरेडी फाइल कर चुका है एंड वांट्स टू रिवाइज इट। उसको वो रिवाइज करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इन दिस सिनेरियो। तो ऑलरेडी वो अगस्त मंथ का ड्यू डेट ऑलरेडी फाइल कर चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में उसको पता चलता है कि एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको रिवाइज करना चाहता है। नहीं, यहाँ पे रिवाइज नहीं कर सकता है क्योंकि रिवाइज रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिवाइज रिटर्न कब फाइल करते हैं? तो अगर विद इन 30 डेज के अंदर अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, जिस दिन से लाइबल होते हैं, तो अगर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पे जिस दिन आपका आता है जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तो उस दिन को हम नहीं मानेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मानेंगे जिस दिन लाइबल होता है। तो उस पीरियड के लिए एक हम रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं। बट यहाँ पे रिवाइज रिटर्न कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एरर होगा तो वहाँ पे जीएसटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी रेस्पेक्टिव रिटर्न का एक अमेंडमेंट टेबल है, ठीक है। हम रेगुलर क्लासेस में दिखाते हैं एक अमेंडमेंट टेबल है जहाँ पे वो जाकर अगर कोई भी एरर है उसको ठीक कर सकता है एंड वो फ्यूचर जो भी रिटर्न में वो सही से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फरवरी मंथ का जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे अमेंडमेंट टेबल जो भी है वहाँ पे जाकर वो एरर को रेक्टिफाई कर सकता है एंड वो फ्यूचर जो भी रहेगा मंथ का रिटर्न में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट हो जाएगा, दोबारा उसको कोई भी यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस या रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। एंड उसके लिए एक टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या रहेगा? नेक्स्ट ईयर का जो भी 30 नवंबर, नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर रहेगा एक टाइम, 30 नवंबर नेक्स्ट ईयर का। और आपका रहेगा ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न मेनली रहता है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर रहता है एंड ये भी 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर रहता है, ठीक है। करंट ईयर के लिए ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न रहेगा नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर रहेगा, ठीक है। तो यही रहेगा व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस टाइम तक उसको ये रेक्टिफाई कर देना चाहिए। अगर लेट होगा तो वहाँ पे वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर दिया है कि मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर एनी करेक्शन ऑफ एरर ओमिशन ये अवेलेबल नहीं है जीएसटी में, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओमिशन वो अलाउड हो जाएगा, सब्सिक्वेंट रिटर्न में अलाउड हो जाएगा। देयरफॉर मिस्टर आनंद कुमार अगर वो डिस्कवर करते हैं कोई भी एरर जीएसटी 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, वो कैन नॉट रिवाइज इट, उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, बट वो रेक्टिफाई कर सकते हैं जीएसटी 1 का जो भी मंथ ऑफ फरवरी मंथ का जीएसटी 1 में वो रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड पे करेंगे टैक्स इंटरेस्ट। हाँ, टैक्स इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, अगर लेट करते हैं तो भी वो टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर शॉर्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरर रेक्टिफाइड हो जाएगा फर्निशिंग अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर्स ऑफ अमेंडमेंट टेबल में जो भी अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर्स को ठीक करके वो जीएसटी 1 में होता है वो, ठीक है। एंड यहाँ पे नो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है जो भी अलाउड आफ्टर फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो इसको आप एक काम करिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे ओनली लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर कर लीजिए क्योंकि पहले था सितंबर मंथ का, तो यहाँ पे आ गया है नवंबर मंथ, तो हम डायरेक्टली नवंबर हमारा जो भी प्रिंट आउट वाला है वो डायरेक्टली नवंबर लिख लिए थे सितंबर की जगह, बट नहीं 30 नवंबर रहेगा, ठीक है। ये डेट फिक्स डेट आ गया है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट मीन्स फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड दूसरा रहेगा फाइलिंग ऑफ रिलीवेंट एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर दीजिए 30 नवंबर, ठीक है। तो सितंबर की जगह ओनली नवंबर मंथ कर दिए बट वो 30 नवंबर रहेगा, ठीक है। करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि टैक्स अथॉरिटीज हैव बीन स्क्रूटिनाइजिंग द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय ए लिमिटेड, जो भी ए लिमिटेड फर्निश किया है रिटर्न उसको वो स्क्रूटिनाइज कर रहे थे। ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी प्रोसेस ए लिमिटेड हैज बीन मेड aware of the authorities about an incorrect disclosure in a return under section 139 filed by it for a particular tax period। तो जब स्क्रूटिनी चल रहा था तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज वो बता रहे हैं कि सेक्शन नंबर 39 में जो कि जीएसटी 3B में एक एरर है जो कि इनकरेक्ट डिस्क्लोज किए हैं, तो वहाँ पे स्क्रूटिनी में बताते हैं। उसके बाद ए लिमिटेड वो चाहता है कि ओपिनियन लेना चाहता है कि वो रेक्टिफाई कर सकता है क्या इनकरेक्ट डिस्क्लोजर, नहीं नॉर्मल अगर होगा तो वहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं अमेंडमेंट टेबल के थ्रू। बट अगर आप कोई भी स्क्रूटिनी के थ्रू अगर आप यहाँ पे स्क्रूटिनी प्रोसेस में आपका एरर पता चलता है तो वहाँ पे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनी रेक्टिफिकेशन इन द रिटर्न फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड ओनली व्हेन एरर एंड ओमिशन डिस्कवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रीजन अदर देन स्क्रूटिनी ऑडिट इंस्पेक्शन एनफोर्समेंट एक्टिविटी को छोड़कर नॉर्मल एक्टिविटी में अगर पता चलेगा तभी जाकर वो रेक्टिफाई हो सकता है। इन द प्रेजेंट केस इनकरेक्ट जो भी डिस्क्लोजर है वो हाईलाइट करता है टू ए लिमिटेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनी में पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ द इनकरेक्ट डिस्क्लोजर कैन नॉट बी मेड बाय ए ऑन इट्स ओन, नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट कराएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है दिया है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विथ रेफरेंस टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न तो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, ये सिमिलर वही वाला है, बट यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो दिया है कि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 30 नवंबर कर लीजिए, ठीक है। 30 नवंबर कर लीजिए ताकि वो एक डेट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी वही वाला है, ठीक है। ये भी वही वाला है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन करना चाहता है, रिवाइज रिटर्न फाइल करेगा क्या, नहीं रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे 30 नवंबर कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी है वहाँ पे हो गया है
ठीक है, वहाँ पे हो गया है ओनली ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न नवंबर मंथ का नहीं, 30 नवंबर तक वो फाइल कर सकता है, और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है, व्हिच एवर इज अर्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स एक रेगुलर टैक्स पेयर है एंड डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, में कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया है, इज ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, उसको फाइल करना पड़ेगा क्या? यस। अगर भी वो कोई भी अगर वो यहाँ पे सप्लाई नहीं किया होगा टैक्सेबल सप्लाई, तो भी उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नील रिटर्न, ठीक है, नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एक रेगुलर टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी मंथ इवन इफ नो सप्लाईज हैव बीन इफेक्टेड ड्यूरिंग सच टैक्स पीरियड, इन अदरवाइज उसको एक नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसलिए एक्स को रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न इवन इफ ही डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं किया होगा तो भी उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं अगर वो रिटर्न फाइल करता है बाद में अगर कोई भी चेंजेस करना है, तो यहाँ पे ये जो है रिवाइज कर सकता है अमेंडमेंट टेबल के थ्रू, तो ये भी सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन। बट यहाँ पे ड्यू डेट जो भी है, ड्यू डेट को हमको करेक्शन करना है, तो कुछ ड्यू डेट है क्या? ड्यू डेट यहाँ पे तो नहीं दिया है, ड्यू डेट अगर दिया होता तो वहाँ पे ठीक कर दिए होते हैं, बट नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको पता है 30 नवंबर, और दूसरा है ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, एंड 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फॉर्म नंबर जीएसटी 3बी, क्या है फॉर्म नंबर एंड क्या रहेगा उसका फीचर, एंड वो एग्जाम किसके लिए ये नहीं लगेगा जीएसटी 3बी, जो कि नॉर्मल रिटर्न किसके लिए नहीं लगेगा। तो जीएसटी 3बी एक मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस में एक रजिस्टर्ड डीलर वो फाइल करता है। ये जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक पहले के लिए हम अडॉप्ट किए थे, बट बाद में बहुत सारा टैक्स पेयर को ये इजी लगा, तो इसलिए अभी जीएसटी 3बी है, जीएसटी 3बी भी है। तो जिसको जो भी पसंद है वो फाइल कर सकता है, क्योंकि जीएसटी 3बी थोड़ा इजी लगता है एंड वो अक्वेंटेड हो गए हैं टैक्स पेयर सब, तो इसलिए जीएसटी 3बी मैक्सिमम फाइल करते हैं। बट जो स्टार्टिंग टाइम था कि जुलाई मंथ से लेकर मार्च 2018 तक था, बाद में उसको एक्सटेंड करते गए, अभी दोनों एप्लीकेबल है, कोई भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फीचर ऑफ जीएसटी 3बी क्या है, फीचर क्या रहेगा, तो ये एक सेपरेट जीएसटी 3बी मस्ट बी फाइल पर इस जीएसटीएन के लिए फाइल करना पड़ेगा, एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ जीएसटी 3बी उसको फाइल करना पड़ेगा लास्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो भी रहेगा उस मंथ का, जो कि नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक रहता है। उसके बाद जीएसटी 3बी कैन नॉट बी रिवाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अमेंडमेंट टेबल ऑफ जीएसटी 1 में हम करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर अंडर जीएसटी मस्ट फाइल करना पड़ेगा जीएसटी 3बी, उसको फाइल करना पड़ेगा, इवन भी अगर वो कोई भी सप्लाई नहीं करता है तो वहाँ पे नील जीएसटी 3बी भी फाइल करना पड़ेगा। बट कुछ सिचुएशन में उनको जीएसटी 3बी नहीं फाइल करना पड़ेगा, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ओआईडीआर है, ठीक है, ओआईडीआर है, एंड आईएसटी वाला है, कंपोजिशन डीलर वाला है, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर ऑनलाइन मनी गेमिंग, क्योंकि उनके लिए सेपरेट रिटर्न है, एंड यहाँ पे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन उसको भी सेपरेट उनके लिए रिटर्न है, उनको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, उनको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मिस्टर एक्स रजिस्टर इन मुंबई है एंड वो फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज किया है टैक्सेबल गुड्स अंडर, तो यहाँ पे क्या क्या टैक्सेबल सप्लाई की है, मिस्टर एक्स बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर में वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं, एंड उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है 1 जनवरी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है, ठीक है। तो सप्लाईज मेड बाय 1 अप्रैल 2023 टू 30 सितंबर 2023 तक 19,50,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट रिटर्न में वो फर्निश क्या क्या करेंगे, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में कितना वो फर्निश करेंगे, व्हाट इज द टैक्सेबल टर्नओवर रहेगा जो भी डिक्लेयर करेंगे फॉर जनवरी मंथ का रिटर्न में। तो फर्स्ट रिटर्न कब फाइल करते हैं, तो अगर फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं तो फर्स्ट रिटर्न जो रिवाइज रिटर्न को हम बोलते हैं मेनली फर्स्ट रिटर्न, तो यहाँ पे अगर वो 30 डेज के यहाँ पे लाइबल होता है, जैसे ये क्वेश्चन में लाइबल होता है 1 अक्टूबर में वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड वो अप्लाई कर देता है 30 डेज के अंदर, ये अगर 30 डेज होगा, ये 30 डेज के अंदर अगर वो अप्लाई करता है, ठीक है, अप्लाई कर देता है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ये 1 अक्टूबर में होता है, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको ग्रांट होता है 1 जनवरी में, ठीक है, 1 जनवरी में उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। तो यहाँ फर्स्ट रिटर्न या रिवाइज रिटर्न कब से कब तक फाइल करना पड़ेगा, तो ये जो 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक उसको दिखाना पड़ेगा फर्स्ट रिटर्न में, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। तो ये तो 1 अप्रैल से लेकर, तो ये जो है 1 अप्रैल से 30 सितंबर, जो कि ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन से पहले है, तो उसको तो नहीं लेंगे फर्स्ट रिटर्न में, हम फर्स्ट रिटर्न से दिखाएंगे 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक जो भी हम सप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं आएगा क्योंकि 30 सितंबर तक है जो कि पहले वाला है, एंड सप्लाईज मेड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर ये आ जाएगा फर्स्ट रिटर्न में, क्योंकि वो ये पीरियड के अंदर है, ठीक है, ये पीरियड के अंदर है। एंड यहाँ पे जो भी सप्लाई मेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जनवरी, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये आ जाता है आपका 1 जनवरी में उसको भी किए थे, ठीक है, इसको भी सप्लाई को किए थे, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा, 8 + 2 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख दिखाना पड़ेगा 1 जनवरी का जो भी रिटर्न, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी का जो रिटर्न है उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगा नेक्स्ट मंथ का, इसके लिए 30 डेज मिलता है इसको, तो 30 डेज क्या रहेगा 1 फरवरी तक इसको फाइल करना पड़ेगा। तो 1 फरवरी तक अगर फाइल करना पड़ेगा तो ये जो भी 31 जनवरी तक जो भी हम सप्लाई किए होंगे वो भी चला आएगा उसमें, तो इसलिए उसको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
तो आज पर सेक्शन नंबर 40 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाईज इन द पीरियड बिटवीन डेट ऑन व्हिच बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन व्हिच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड। ठीक है, फर्स्ट रिटर्न में दिखाना पड़ेगा आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर कितना दिखाएगा, जो कि फॉर जनवरी 2024 के लिए 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख टोटल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, विच टाइप ऑफ टैक्स पेयर नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न। तो कौन सा टाइप का टैक्स पेयर यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल पर्सन उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा GSTN 9 फॉर्म में, एंड उसके लिए ड्यू डेट रहेगा नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर रहेगा। ठीक है, एंड जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उसका ऑडिट करना पड़ेगा, एंड जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा GSTN 9C में, एलॉन्ग विथ आपका जो भी ये GSTN 9 के साथ प्लस ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ जाता है। ठीक है, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन IST नहीं फाइल करेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं फाइल करेगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं फाइल करेगा। तो यहाँ पे नहीं फाइल करेगा, एंड टैक्स कलेक्टर TDS डिडक्टर या TDS TCS कलेक्टर वो भी फाइल नहीं करेंगे। उनको छोड़कर जो नॉर्मल वाले हैं वो GSTN 9 में एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन डीलर जो भी है उनके लिए है GSTN 9A है, उनके लिए एनुअल रिटर्न। ठीक है, एंड कैजुअल टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, IST पर्सन ऑथराइज एंड कलेक्ट एंड डिडक्ट TDS, तो वहाँ पे उनको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वो 2 करोड़ तक है वो एग्जम्प्टेड है, बट 2 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा तो उनके लिए तो फाइल करना पड़ेगा एक रिकॉन्सिलेशन मीन्स ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। 5 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा, यहाँ पे नहीं दिया है बट अगर बुक रेफर करेंगे तो वहाँ पे दिया है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर यहाँ पे आ जाता है, इस साल से नया आया है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, अगर 3 ईयर एक्सपायरी हो चुका है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन वो उसको नहीं परमिट नहीं करेंगे कि वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएगा फॉर GST 1, 3B, 8, 9 एंड 9 से वो फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3 ईयर अगर एक्सपायरी हो चुका है तो वहाँ पे ये सब रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इज एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 44 एंड फाइनल रिटर्न दोनों सेम है क्या, वन एंड सेम नहीं। एनुअल रिटर्न आपका हर साल के लिए फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर तक फाइल करना पड़ेगा, बट फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो वहाँ पे जिस दिन ऑर्डर आता है एंड जिस दिन से इफेक्टिव होता है कैंसिलेशन व्हिच एवर इज लेटर, तो उस दिन से 3 मंथ के अंदर उसको एक जो भी GST 10 फाइल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनल रिटर्न, मीन्स फाइनल हो गया उसका, तो इसलिए फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोनों सेम नहीं है। तो एनुअल रिटर्न मेनली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर वो फाइल करते हैं, बट कुछ सर्टेन एक्सेप्शन है। बट फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं ओनली बाय दोज रजिस्टर्ड पर्सन, वो अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर व्हिच एवर इज लेटर, तो उसका 3 मंथ के अंदर उसको फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन एलाबोरेटिंग द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 44 के हिसाब से। तो सेक्शन नंबर 44 है आपका फाइनल रिटर्न। ठीक है, फाइनल रिटर्न को हिसाब से आप बताइए, फाइनल नहीं एनुअल रिटर्न, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फर्निशिंग दी सेम। तो एनुअल रिटर्न का क्या रहेगा ड्यू डेट, जो कि सिमिलर क्वेश्चन है, हम पढ़ के आए थे। ये जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। उसके बाद व्हाट इज द प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर फर्निशिंग एनुअल रिटर्न एंड स्टेटमेंट। तो फॉर्म क्या रहेगा, तो वही रहेगा 9 या 9A रहेगा। ठीक है, 9B भी रहेगा। तो 9 रहेगा नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए रहेगा, एंड 9A रहेगा फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, एंड 9C रहेगा, 9B रहेगा, 9A हो गया, 9B रहेगा फॉर इको के लिए। ठीक है, इको जो कलेक्ट करता है TCS उसको एनुअली फाइल करना पड़ेगा, एंड इसका ड्यू डेट रहता है नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर रहता है। ठीक है, उसके बाद है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो किसको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, तो जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा या 5 करोड़। 2 करोड़ आपका ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट के लिए, एंड 5 करोड़ है आपका जो भी सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। रिकॉन्सिलेशन किसको करेगा, जो भी आपका फर्निश किया है डिटेल GST 9 में, एंड दूसरा ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों को रिकॉन्साइल करके एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करेगा, जिस फॉर्म जो कि है GST 9 से, एंड वो फाइल करेगा किसके साथ, GST 9 के साथ उसको वो फाइल करेगा। ठीक है, तो एवरी ऑल रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करना पड़ेगा सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एलॉन्ग विद एनुअल रिटर्न, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली उसको एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना पड़ेगा सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C के साथ, एंड ड्यूली उसको सर्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे रिकॉन्साइल किसको करेगा, तो जो भी वो सप्लाई डिक्लेयर किया है रिटर्न में GSTR 9 में, एंड दूसरा है ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों को रिकॉन्साइल करेगा, तो वो रिकॉन्साइल स्टेटमेंट को फाइल करेगा। बट कुछ पर्सन के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, मीन्स ये प्रोविजन नहीं लगेगा, जैसे कैजुअल टैक्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन, IST एंड जो भी TDS TCS कलेक्टर डिडक्टर के लिए ये नहीं चलेगा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं चलेगा। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एबीसी लिमिटेड वो अप्लाई करता है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च में अप्लाई करता है, एंड द कंसल्टेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड वो सजेस्ट करता है फर्निश करने के लिए उसको एक फाइनल रिटर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर में फाइल करना के लिए वो सजेस्ट करता है। ही हैज एडवाइज द कंपनी दैट फाइनल रिटर्न नीड्स टू बी फर्निश बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। ये एडवाइस करता है कि आपका जो फाइनल रिटर्न फाइल कब करना पड़ता है, तो ये सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कंपनी दैट फाइनल रिटर्न नीड्स टू बी फर्निश बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ता है फाइनल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर मंथ के लिए उसको फाइल करना पड़ेगा ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द एनुअल रिटर्न से पहले उसको फाइल करना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर इन हुइच कैंसिलेशन हैज बीन शॉर्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। जो भी अर्लियर होगा उसको फाइल करना पड़ता है। बट ये जो डेट है ये आपका चेंज हो गया है, ये डेट चेंज हो गया है बिफोर द ड्यू डेट, ये वाला काट दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में भी वो चेंज हो गया है कि हम यहाँ पे सोचे थे कि क्वेश्चन में वही रखने के लिए, बट अभी सोच रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर वही रखें, ऑलरेडी प्रोविजन चेंज हो गया है तो क्वेश्चन अगर कोई भी पूछेगा तो वो भी चेंज होगा ना। तो बिफोर बिफोर से काट दीजिए ये तक मंथ ऑफ सितंबर ऑफ दी सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक यहाँ पे काट दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक ही वर्ड जो कि 30 नवंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, फाइल करना पड़ता है आपका। कौन सा रिटर्न? फाइनल रिटर्न के बारे में बोल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हाउएवर द जुरिडिक्शनल अथॉरिटीज हैव येट नॉट पास्ड ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। अभी तक जुरिडिक्शनल अथॉरिटी अभी तक नहीं पास नहीं किया है। रीजन नॉट नोन टू एबीसी लिमिटेड को रीजन ही पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस गिवन द कंसल्टेंट, जो भी एडवाइस दिया है कंसल्टेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड वो करेक्ट है क्या? नहीं, वो जो एडवाइस दिया है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को इज रिक्वायर्ड टू फर्निश जीएसटी 3 तो वो कैंसिलेशन जब होगा तो वहाँ पे उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब कैंसिलेशन होता है, एंड दूसरा कैंसिलेशन ऑर्डर जब आता है हुई चीज लेटर तो उसका 3 मंथ के अंदर यहाँ पे फाइल करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर एंड ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न हुई चीज इज अर्लियर, तो वो वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 3 मंथ फ्रॉम दी डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन हुई चीज लेटर, तो उस डेट के अंदर उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कैंसिल नहीं हुआ है, तो कैंसिल अगर नहीं हुआ है तो वो कैसे फाइल करेगा? तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि बी लिमिटेड फाइल द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बिलेटेडली अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल करता है। एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग द लेट फी टू बी पेड फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न, बी लिमिटेड taken a view that if late fee has been paid as per the provision of the CGST, there is no requirement to paying late fee under SGST Act for the same default whether बी लिमिटेड टेकन जो भी डिसीजन करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे वो अक्टूबर मंथ का बी लिमिटेड अक्टूबर मंथ का रिटर्न वो बिलेटली फाइल करता है एंड वो लेट फी देता है CGST एक्ट में, बट वो SGST एक्ट में लेट फी नहीं देता है, बोलता है कि सेम जो भी डिफॉल्ट के लिए हम दोनों एक्ट में क्यों देंगे क्योंकि दोनों एक्ट सेम है। नहीं, गलत है, ये जो बोल रहा है कि हम SGST एक्ट में लेट फी दे दिए हैं तो CGST एक्ट में नहीं, CGST एक्ट में लेट फी दे दिए हैं तो SGST एक्ट में लेट फी नहीं देना पड़ेगा, वो गलत है, दोनों एक्ट में देना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्ट बोल रहे हैं कि लेट फी लगेगा। दोनों एक्ट, हाँ ठीक है, प्रोविजन दोनों एक्ट में सेम है बट दोनों एक्ट बोल रहे हैं कि लेट फी देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे दोनों एक्ट में देना पड़ेगा। ये जो भी कॉन्टेंशन कर रहा है बी लिमिटेड वो गलत है, ठीक है, गलत है। तो दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बी लिमिटेड इनकरेक्ट है क्योंकि फॉर अराइविंग द लेट फी पेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ लेट फी मेड सेपरेटली फॉर CGST SGST सेपरेटली कंप्यूटेशन करते हैं। दिस इज बिकॉज प्रोविजन ऑफ लेट फी प्रेस्क्राइब दोनों एक्ट में लेट फी का प्रोविजन है, तो इसलिए कॉमन रिटर्न फाइल करते हैं दोनों एक्ट के लिए बट लेट फी दोनों एक्ट में लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि पद्मावती ट्रेडर्स रजिस्टर इन कर्नाटका एंड वो एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है। इट्स टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर है 230 लाख है, 2.3 करोड़ है, एंड वो फर्निशिंग जीएसटी रिटर्न फॉर मंथली बेसिस में वो फाइल करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल मंथ करंट फाइनेंशियल ईयर में। वो एडवाइस टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस लेता है कि जो कि दुआ कंसल्टेंट वो एडवाइस देता है कि वेदर इट फर्निश जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस वो फाइल कर सकता है क्या, नाउ ऑनवर्ड्स फाइल कर सकता है क्या। जुआ कंसल्टेंट यहाँ पे एडवाइस देता है कि पद्मावती ट्रेडर्स को इट कैन नॉट फर्निश रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। जुआ कंसल्टेंट बोल रहा है कि ये क्वार्टरली बेसिस में जीएसटी रिटर्न नहीं फर्निश नहीं कर सकता है क्योंकि जीएसटी लॉ में कोई भी ऐसे प्रोविजन नहीं है इन सर्कमस्टांसेस से। डिस्कस द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द एडवाइस गिवन बाय जुआ कंसल्टेंट, नहीं, यहाँ पे वो क्वार्टरली रिटर्न भी भर सकता है। एक स्कीम है QRMP स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम है, जहाँ पे वो क्वार्टरली रिटर्न भर सकता है एंड मंथली पेमेंट करके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चालान के थ्रू वो मंथली पेमेंट करके वो क्वार्टरली रिटर्न भर सकता है क्योंकि क्वार्टर में टोटल 3 मंथ रहेगा, तो पहला जो 2 मंथ है वहाँ पे वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में भर लेगा एंड जो भी
डॉक्यूमेंट एंड फॉर लास्ट मंथ के लिए क्वार्टर का तो वहाँ पे वो फाइनली फाइल करेगा जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो क्यूआरएम स्कीम लेने के लिए उसके लिए मैक्सिमम उसका जो टर्नओवर वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए एंड यहाँ पे उसका करेंटली टर्नओवर है 500 लाख से कम है, 5 करोड़ से कम है, 2.3 करोड़ है। तो यहाँ पे वो अवेल कर सकता है, ठीक है, वो अवेल कर सकता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम। एंड उसका जो भी कंसल्टेंट बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है, एडवाइस जो भी दे रहा है गलत है। नो, जो भी एडवाइस गिवन बाय डुआ कंसल्टेंट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 क्वार्टरली रिटर्न हैज बीन इंट्रोड्यूस अंडर जीएसटी लॉ वेयर पेमेंट वो मेड होगा मंथली बेसिस, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम है। बुक में अगर देखें बढ़िया से लिखा हुआ है, वहाँ से आप रेफर कर लीजिए। एंड ये एक ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोसेस को ईजी करने के लिए। बट यहाँ पे ऑप्शनल वो फाइलिंग स्कीम है जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब दिया है, तो इसको आप रेफर कर देना बुक से, तो बढ़िया रहेगा, बहुत कम में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि whether GSTP means GST practitioner were required to furnish any return for disclosure of activity carried out by them or any registered person during the tax period। तो यहाँ पे बोल रहा है जो GSTP है GST प्रैक्टिशनर के लिए खुद के लिए एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या, नहीं। जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए बोल रहा है एक रिटर्न वो खुद को फाइल करना पड़ेगा क्या, नहीं। वो मेनली दूसरा टैक्स पेयर के बिहाफ में वो रिटर्न फाइल करेगा, बट उसके लिए वो कोई भी रिटर्न नहीं दिखाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन के लिए नहीं है, ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। वो दूसरा पर्सन के लिए सब कुछ काम करेगा, बट कोई भी ऐसे नहीं है कि उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ दी सेक्शन नंबर 48 है, एक रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज अप्रूवल दे देता है जीएसटी प्रैक्टिशनर को, वो फर्निश करेगा डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 37 या डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई 38 है, रिटर्न है नॉर्मल 39 वाला, एनुअल रिटर्न है, फाइनल रिटर्न, वो सब कुछ यहाँ पे इनवॉइस अपलोड कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, आईटीसी कैसे वो क्लेम करेगा, कैसे यूटिलाइज करेगा, कैसे रिफंड क्लेम करेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करेगा, कैसे वो ऑप्ट करेगा कंपोजिशन स्कीम, बहुत सारा काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। दस जीएसटी वो फर्निश करता है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन विथ प्रायर अथॉरिटी के पास। बट यहाँ पे प्रायर अथॉरिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन का अथॉरिटी लेकर वो उसके बिहाफ में फाइल कर सकता है। हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक रिटर्न, उसके लिए कोई भी ऐसे नहीं है कि वो डिस्क्लोज करेगा जो भी एक्टिविटी करता है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो क्या क्या काम करता है जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो वही है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारा एक्टिविटीज वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे वो डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई भरता है जीएसटी 1 में, मंथली क्वार्टरली एनुअल रिटर्न भी फाइल करता है, डिपॉजिट करता है क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्लेम करता है रिफंड, एप्लीकेशन देता है अमेंडमेंट या कैंसिलेशन के लिए, जनरेट करता है यूए बिल या चालान, यहाँ पे फर्निश करता है चालान फॉर आईटीसी क्लेम करने के लिए, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट अंडर सेक्शन ऑफ रूल नंबर 58 है, या इंटीमेशन टू एनी कंपोजिशन स्कीम फॉर विड्रॉ करने के लिए या अवेल करने के लिए, बहुत सारा यहाँ पे वो काम में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिटर्न चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड अच्छे से कमेंट दीजिए ताकि हमको भी लगेगा हाँ हमारा स्टूडेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, तो आप बाहर वाला अगर कोई भी आपको कोई भी हेल्प कर लेता है, कुछ भी हेल्प करता है, तो आप उसको थैंक्स बोल देते हैं। बट हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनता है कि आप कुछ यहाँ पे कमेंट में अच्छा लिख लीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन लगेगा। एंड लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए ताकि हाँ अच्छा लगता है, अगर ज़्यादा लाइक होता है कोई भी स्टूडेंट आता है वो भी देखता है हाँ ज़्यादा लाइक हुआ है तो स्टूडेंट पसंद करते हैं ये वीडियो को, ठीक है। तो आप लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए। हम आगे वाला दिन में और भी बहुत ज़्यादा वीडियो लाएंगे और भी नया नया वीडियो डालेंगे आपके लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट दीजिए। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, क्वेश्चन नंबर 1 है इंपोर्ट कैसे टैक्सेबल होता है जीएसटी में, ठीक है। तो इंपोर्ट में जीएसटी में कैसे टैक्स लगता है इंपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इंपोर्ट उसको हम मानते हैं डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। इंपोर्ट जब होगा तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे एंड उसको हम आईजीएसटी लगाते हैं, सीजीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इंपोर्ट मीन्स बाहर से अगर हम कुछ खरीद के लाएंगे इंडिया के बाहर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करता है, तो इसलिए जहाँ पे एक्चुअली उसको टैक्स रेवेन्यू अक्रू इन द स्टेट जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे कंज्यूम होगा, मीन्स डेस्टिनेशन जहाँ पे कंजप्शन होता है तो वहाँ पे टैक्स लगाएगा, तो इसलिए आईजीएसटी लगाता है इंडिया गवर्नमेंट एंड आईजीएसटी पेड इंपोर्ट गुड्स के ऊपर एंड आईटीसी भी मिल जाता है, ठीक है, पर सेटअप करने के लिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। बट अगर कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है सेक्शन नंबर 16 वाला, तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा एंड आईजीएसटी के लिए सेक्शन अलग है जो कि वहाँ पे प्रोविजन बताता है, ठीक है। एंड आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेविड अंडर आईजीएसटी एक्ट है, बट मशीनरी के लिए कस्टम लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है कि सर इंपोर्ट के ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगता है एंड जीएसटी लगता है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि कस्टम किसके ऊपर लगेगा एंड आपका जीएसटी किसके ऊपर लगेगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर होगा तो वहाँ पे तो जीएसटी लगेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर होगा तो वहाँ पे भी जीएसटी लगेगा, बट अगर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी अगर करोगे तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगता है। बट जीएसटी के लिए क्वेश्चन में पूछ लेता है एंड कस्टम के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कोई भी यहाँ पे सोचने का बात नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ब्रीफली डिस्कस हाउ एक्सपोर्ट उसको ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ, तो जीएसटी लॉ में एक्सपोर्ट को हम ट्रीटेड कैसे करेंगे। तो एक्सपोर्ट यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है, ठीक है।
एक्सपोर्ट अगर देखें टू टाइप्स का होता है, तो अंडर जीएसटी लॉ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको ट्रीट करते हैं, तो इंटरस्टेट उसको मानते हैं एंड आईजीएसटी एक्ट में वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई उसको मानेंगे, द गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड शैल बी रिलाइव्ड ऑन जीएसटी एंड आइदर इनपुट स्टेज और एट द फाइनल स्टेज, वहाँ पे जो भी है रिलीफ मिल जाता है जो टैक्स पेमेंट किए हैं। एंड एक्सपोर्ट आपका अगर आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट मानेंगे, एंड अगर यहाँ पे अगर आप सप्लाई कर देंगे एससीजेड यूनिट या डेवलपर को फॉर ऑथराइज ऑपरेशन के लिए, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि डिस्कस या डिस्क्राइब हाउ एक्सपोर्ट कैसे टैक्स लगेगा। तो एक्सपोर्ट कैसे टैक्स लगता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं, ठीक है। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, एंड वहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के टाइम दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर एलयूटी या बॉन्ड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप वहाँ पे आईजीएसटी जो भी है उसका आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट ले सकते हैं। एंड दूसरा है आप आईजीएसटी पेमेंट करिए एंड रिफंड क्लेम करिए, ठीक है। आप पेमेंट ना करके बॉन्ड एलयूटी के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड तो आपको पता है गारंटी बॉन्ड है, एंड दूसरा है एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर सकते हैं एंड क्लेम कर सकते हो रिफंड ऑफ आईटीसी, या आईजीएसटी पेमेंट करिए एंड क्लेम करिए रिफंड, दो टाइप्स का रहता है, ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सेपरेट एलयूटी टू बी फर्निश फॉर एवरी एक्सपोर्ट। तो एवरी एक्सपोर्ट के लिए सेपरेट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना पड़ेगा क्या, नहीं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक साल के लिए हम बनाते हैं, ठीक है, एक साल के लिए बनाते हैं। सेपरेट एक्सपोर्ट के लिए हमको सेपरेटली एलयूटी नहीं फाइल करना पड़ता है। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ एग्जामिन द वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट, नहीं द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एलयूटी ये वैलिड रहता है होल फाइनेंशियल ईयर के लिए, नो नीड टू फर्निश सेपरेट एलयूटी फॉर ईच एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। एंड उसके लिए अगर विद इन टाइम लिमिट के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे, या अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं जो भी ड्यूटी या अमाउंट अगर नहीं पड़ते हैं तो पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आपका एलयूटी बंद हो जाएगा, ठीक है, एलयूटी विड्रॉ हो जाएगा। तो वहाँ पे आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे थ्रू बॉन्ड के थ्रू। बॉन्ड में क्या फाइल करोगे, जो भी टैक्सेस एंड इंटरेस्ट 18%। उसके बाद अगर आप यहाँ पेमेंट कर देते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं टाइम लिमिट के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो भी एलयूटी है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि इन केस अब अगर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन टाइम लिमिट, या अगर पेमेंट नहीं करता अमाउंट जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ था उसमें जो भी अमाउंट जितना था अगर वो नहीं पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, मानेंगे कि जैसे एलयूटी विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। बाद में अगर आप सब्सिक्वेंटली अगर आप पेड कर देते हैं अमाउंट जो भी मेंशन है पेड कर देते हैं, तो वहाँ पे वो एलयूटी रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपोर्ट करना है उस पीरियड के अंदर, तो वहाँ पे आपको रिस्टोर एंड विड्रॉन से रिस्टोर तक जो भी अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेबल आईजीएसटी अंडर बॉन्ड आप बैंक गारंटी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपोर्टर को यहाँ पे गुड्स जो भी है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड या एलयूटी प्रायर टू दी एक्सपोर्ट से पहले बॉन्ड एलयूटी फाइल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बाइंडिंग करता है कि उसको बाइंडिंग करता है कि हम जो भी टैक्स इंटरेस्ट सब कुछ पेमेंट कर देंगे 18% विद इन 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फर्दर अगर पीरियड अलाउ करता है कमिश्नर, तो वहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस डेट इफ द गुड्स अगर नॉट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोलता है कि एक्सपोर्टर क्यों यहाँ पे बॉन्ड फाइल करता है या एलयूटी क्यों फाइल करता है, ताकि वो यहाँ पे खुद को बोलेगा कि हम यहाँ पे आपको वादा करते हैं कि हम जो भी है पेमेंट कर देंगे या एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, पेमेंट कर देंगे एंड इंटरेस्ट भी दे देंगे 18%। जब 3 मंथ के अंदर एक्सपायरी होगा तो उसका 15 डेज के अंदर हम पेमेंट कर देंगे, तो वो एक बाइंडिंग करते हैं खुद को, ठीक है, हम जो भी है पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इज इट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर इफेक्टिव जीरो रेटेड सप्लाई के लिए बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पे नो द फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी भी यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं एलयूटी के थ्रू ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर कोई भी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा है 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा अमाउंट, तो वहाँ पे वो एलयूटी के थ्रू यहाँ पे फाइल नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे बॉन्ड उसको फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो ऑल सिचुएशन में एलयूटी के थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है, अगर वो प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उसको अलाउ नहीं करेंगे। अदर कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग एलयूटी हैज बीन स्पेसिफाइड, छोड़िए मेनली ऑल सिचुएशन में एलयूटी फाइल करना पड़ता है, बट अगर आप कोई भी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस 2.5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ए लिमिटेड मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ए लिमिटेड यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है विच आर ऑल्सो स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जो कि एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड कंपनी यहाँ पे पेड करता है आईटीसी 2 लाख का आईटीसी यहाँ पे पेमेंट करता है ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विच हैव बीन यूज फॉर एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे एग्जामिन ए लिमिटेड यहाँ पे अवेल कर पाएगा क्या आईटीसी, जो भी 2 लाख का आईटीसी अवेल कर पाएगा क्या, जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज हो रहा है एक्सक्लूसिवली इफेक्टिव जीरो रेटेड सप्लाई, यस यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप परचेज करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई में परचेज करते हैं एंड उसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम सप्लाई, तो वहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। एक कंडीशन है कि वो जो आईटीसी है वो रेस्ट्रिक्टेड वाला नहीं होना चाहिए, जो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 ऑफ द जीएसटी एक्ट में जो भी रेस्ट्रिक्शन ब्लॉक क्रेडिट वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आईटीसी उसको अवेल हो जाएगा, चाहे आप जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज अगर करोगे तो भी उसको, चाहे आप उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बट वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ए लिमिटेड आईटीसी ले जाएगा 2 लाख, इवन इफ वो जीरो सप्लाई अगर वो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी होता है तो वहाँ पे वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आता है बट सीए में फाइनल लेवल में आता है। जैसे डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम सप्लाई के बिटवीन क्या है डिफरेंस है, तो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई के बिटवीन क्या है। तो एग्जाम सप्लाई किसको बोलेंगे, तो एग्जाम सप्लाई में आपका आ जाएगा जैसे कोई भी एग्जाम्प्टेड थ्रू नोटिफिकेशन वाला आ जाएगा, नील रेट वाला आ जाएगा, या हुई चीज नॉन टैक्सेबल या होली एग्जाम्प्ट वाला आ जाएगा। बट जीरो रेटेड कब बोलेंगे, जीरो रेटेड 2 सिचुएशन में जीरो रेटेड बोलेंगे। पहला अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, दूसरा होगा अगर आप कोई भी एसीजेड डेवलपर या एसीजेड यूनिट को फॉर ऑथराइज ऑपरेशन के लिए कोई भी सप्लाई करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, दूसरा है एसीजेड यूनिट या डेवलपर को अगर सप्लाई करोगे तो वहाँ पे जीरो रेटेड बोलेगा। ओनली 2 सिचुएशन है जीरो रेटेड के लिए, बट एग्जाम के लिए बहुत सारा सिचुएशन है। उसके बाद है यहाँ पे एग्जाम सप्लाई में कोई भी टैक्स नहीं पेमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हो जाता है। बट यहाँ पे नॉन टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई बट आईटी से मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट सप्लाईज आर टैक्स फ्री बाय रिफंड ऑफ आईटी से वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद क्रेडिट ऑफ आईटी टू भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, नो आईटी से अलाउड ऑन एग्जाम्प्टेड सप्लाई। बट यहाँ पे क्रेडिट को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अलाउड हो जाता है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर आईटी चैप्टर के लिए वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में सब कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे रिवर्स चार्ज बेसिस आ जाएगा, लैंड वैल्यू ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ सिक्योरिटीज या सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ये सब आ जाएगा फॉर आईटी चैप्टर के लिए जो एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स। बट वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई में ओनली ऐड होगा जो भी टैक्सेबल सप्लाईज फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ आईटीसी के लिए ओनली वो ऐड हो जाता है, T4 में वो चला जाता है, ठीक है, T4 में चला जाता है अगर आईटी चैप्टर अगर आपका याद होगा या क्वेश्चन अगर किए होंगे। उसके बाद है एनी पर्सन एंगेज इन द एक्सक्लूसिवली इन बिजनेस ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स या होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कोई पर्सन अगर वो होली वो एंगेज होता है एग्जाम सप्लाई में तो वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर कोई भी फुल्ली एंगेज होता है जीरो रेटेड सप्लाई में तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि आईटी से उसको लेना है, तो इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन वो सप्लाई कर रहा है एग्जाम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, उसको एक इशू करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई, ना कि टैक्स इनवॉइस। बस अगर यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई में अगर वो एंगेज होगा तो उसको एक क्या इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मिस्टर अमरकांत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बीइंग एक पार्टनर इन जीएसटी रजिस्टर्ड फार्म में है, वो ऑर्डर करते हैं गेमिंग सॉफ्टवेयर फॉर हिज सन के लिए, वो गेमिंग सॉफ्टवेयर ऑर्डर करते हैं फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड इन यूएसए में। ही मेक्स दी पेमेंट कर देते हैं सेम फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट से वो पेमेंट करते हैं। हाउएवर वेदर द ट्रांजैक्शन वो लाइबल होगा क्या जीएसटी, अगर लाइबल होता है तो कौन यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे ये जो गेमिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो ये मेनली ओआईडीआर सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज में आ जाएगा। अगर आप ओआईडीआर सर्विसेज अगर ऑर्डर करते हैं कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से, तो उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से अगर ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे इंडिया में बैठा है वो पर्सन टैक्स भरेगा, ठीक है, वो पर्सन आरसीएम में टैक्स भरेगा। बट अगर ये जो इंडिया में जो पर्सन बैठा है वो अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर हो जाएगा, एनटीओआर अगर हो जाएगा तो यहाँ पे वो टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है, वो टैक्स नहीं भरेगा। तो टैक्स कौन भरेगा, जो भी बाहर बैठा है। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो मिस्टर अमरकांत है वो पर्सनल गेमिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे फॉर हिज सन के लिए वो ऑर्डर कर रहे हैं पर पर्सनल पर्पज के लिए। इवन यहाँ पे जो भी पेमेंट कर रहे हैं उनका पर्सनल बैंक अकाउंट से वो पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनल पर्पज के लिए ऑर्डर दे रहा है, मीन्स यहाँ पे आपका ये आ जाएगा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट में आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो भी बैठा है आउटसाइड इंडिया में यूएसए में जो भी सप्लायर बैठा है वो टैक्स भरेगा, ठीक है, वो टैक्स भरेगा। तो इसी को बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सप्लाई गेमिंग सॉफ्टवेयर उसको ओआईडीआर बोलेंगे, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन अगर पर्सनल नेचर का कोई भी अगर हम यहाँ पे पर्सनल बैंक अकाउंट से हम ऑर्डर देंगे तो यहाँ पे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर वो ओआईडीआर सर्विसेज होगा एंड इंडिया के बाहर बैठा है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट से अगर परचेज करेंगे पर्सनल पर्पज के लिए तो वहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एंड यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है एंड अगर यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सनल पर्पज के लिए अगर कुछ मंगाता है वो मेनली एग्जाम्प्ट होता है। बट ओआईडीआर सर्विसेज के टाइम ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि ओआईडीआर सर्विसेज एक स्पेसिफिक सर्विसेज है, स्पेसिफाइड सर्विसेज जहाँ पे आपका टैक्सेबल होना ही है, ठीक है, टैक्सेबल होना ही है, चाहे आरसीएम हो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हो। तो यहाँ पे ओआईडीआर सर्विसेज अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया में बैठा है एंड इंडियन रेसिपिएंट अगर बैठा है तो वहाँ पे लाइबल हो जाएगा जीएसटी में। बट यहाँ पे कौन भरेगा जीएसटी, नॉर्मली अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी सप्लायर है एंड इंडिया में अगर नॉर्मल पर्सन कोई भी बिजनेस अगर ऑर्डर देता है तो यहाँ पे आरसीएम लगता है, ठीक है, आरसीएम लगता है। बट यहाँ पे अगर देखें ओआईडीआर सर्विसेज कौन यहाँ पे ऑर्डर देता है, मिस्टर अमरकांत जो कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, तो इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वो जो यूएसए का बंदा वो टैक्स भरेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि whether services of short-term accommodation, conferencing, banqueting provided to a SEZ unit developer by a supplier located in the same state में supplier located है of that SEZ developer should be treated as, उसको इंटरेस्टेड बोलेंगे या इंटरेस्टेड बोलेंगे, आप बोलिए। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन
एसीजेड को अगर सप्लाई करेंगे, ठीक है, एसीजेड को अगर सप्लाई करेंगे, हम पढ़े थे सेक्शन नंबर 7 में पढ़े थे, अगर कोई भी एसीजेड को हम सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम उसको इंटरेस्टेड मानेंगे, इंटरेस्टेड मानेंगे। बट अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों मीन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन दोनों सेम स्टेट में है, तो यहाँ पे तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिक प्रोविजन बोल रहा है कि अगर आप एसीजेड को सप्लाई करोगे तो वहाँ पे इंटरेस्टेड होगा, बट जनरल प्रोविजन बोल रहा है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जो भी लोकेशन ऑफ द सप्लायर अगर दोनों एक स्टेट में होगा तो वहाँ पे आप उसको इंटरेस्टेड मानेंगे, ठीक है। तो ये जनरल प्रोविजन बोल रहा है। तो हम हमेशा पढ़ के आए हैं इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में, तो स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड जनरल प्रोविजन, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा ओवरराइड करता है जनरल प्रोविजन को। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन बोला है इंटरेस्टेड सप्लाई होगा, तो इंटरेस्टेड सप्लाई होगा। एंड दूसरा एक प्रोविजन उसको सपोर्ट देता है कि सेक्शन 8 में पढ़े थे, तो अगर हम एसीजेड को सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो इंटरेस्टेड सप्लाई में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन कॉन्फ्रेंसिंग उसको हम इंटरेस्टेड सप्लाई मानेंगे एंड आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि डिस्कस दी सप्लाईज व्हिच हैव बीन नोटिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे, तो डीम्ड एक्सपोर्ट हम पढ़ेंगे एफटीपी में, पढ़े थे भी ऑलरेडी, क्वेश्चन भी है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में यहाँ पे बहुत सारा सप्लाई आ जाएगा, जैसे आप कोई भी अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन कोई भी सप्लाई करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या कैपिटल गुड्स कोई मशीनरी अगर आप सप्लाई करोगे अगेंस्ट पीसीजी स्कीम के थ्रू, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन सॉरी, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी सप्लाई करोगे, या सप्लाई ऑफ गुड्स अगर कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ईओयू को अगर आप सप्लाई करोगे, या अगर कोई भी नोटिफाइड बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, और भी बहुत सारा लिस्ट है, अगर आप स्टेप बीटीपी एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उनको अगर कोई भी सप्लाई करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब आ जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन सिमिलर है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, ये भी चैप्टर सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे भी आ गया है, तो दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ से आता है वहाँ पे भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है कि ए एंटर इंटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स विथ बी लिमिटेड, एक कंपनी बेस्ड इन यूएई कंपनी है। उसके बाद बी लिमिटेड यहाँ पे रिक्वायर करता है कि जो भी गुड्स है टू बी डिलीवर करेगा ए टू सी लिमिटेड, एक कंपनी जो कि कर्नाटका में है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है, तो बी कहाँ पे है, बी आपका यूएई में है, इंडिया के बाहर बैठा है, बट ए आपका कहाँ पे, ए इंडिया का है। उसके बाद बट एग्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है, जो जहाँ पे सी लिमिटेड को सप्लाई होगा, सी लिमिटेड कहाँ पे, सी लिमिटेड इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है, तो इंडिया में है। तो यहाँ पे इसको ये जो ट्रांजैक्शन को हम एक्सपोर्ट मानेंगे क्या, एनालाइज द सिनेरियो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, बट ये जो गुड्स इंडिया के अंदर ही है तो एक्सपोर्ट कैसे मानेंगे, तो एक्सपोर्ट उसको नहीं मानेंगे। आज पर डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस गुड्स कर्नाटका में है सी लिमिटेड का लोकेशन में, तो इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन को हम एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। उसको चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिफंड चैप्टर, इंपोर्टेंट चैप्टर, वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर नंबर 15 है रिफंड चैप्टर, ठीक है, इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि विथ रेफरेंस टू द सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3 मेंशन द केसेस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी कहाँ पे मिलेगा, तो मेनली दो जगह मिलता है, पहला है जीरो रेटेड सप्लाई एंड दूसरा है आपका अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर जो भी है मिल जाएगा आपको, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपको आईटीसी मिल जाएगा, बट दो जगह जीरो रेटेड सप्लाई में दो जगह नहीं मिलता है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लग जाता है तो वहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड दूसरा है अगर आप कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक या कोई भी आईटीसी अगर आप क्लेम कर चुके हैं, आईजीएसटी का क्रेडिट अगर आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो मेनली जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर मिलता है। जीरो रेटेड सप्लाई कब मानेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे आउट ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है अगर आप एसीजेड यूनिट या डेवलपर को अगर आप कोई भी सप्लाई करोगे तो उसको हम बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई, तो वहाँ पे आईटीसी मिलता है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। अगर आप पेमेंट कर देते हैं जीएसटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एंड दूसरा है अगर आप ऑलरेडी ड्यूटी ड्रॉबैक या कोई भी अगर क्लेम कर चुके हैं, सेंडमेड क्रेडिट या आईटीसी अगर क्लेम कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये आपका पहला रहता है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। एंड दूसरा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब मानेंगे, तो यहाँ पे आप इनपुट लेते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग करके आउटपुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इनपुट का रेट ज़्यादा है, इनपुट का रेट 12% है बट आउटपुट का रेट है 5%, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्योंकि आप प्रोडक्शन जब करते हैं तो वहाँ पे जो परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स ज़्यादा रेट में देते हैं, बट आप यूटिलाइज करने के लिए आपको कम रेट का यूटिलाइज करने के लिए टैक्स रेट मिलता है। तो यहाँ पे अगर इनपुट का रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा आउटपुट रेट से, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो वो जो डिफरेंस है 7% के लिए मेनली मिल जाता है, बट फार्मूला है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए फार्मूला है कितना मिलेगा, तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है। तो वही है अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। द क्रेडिट हैज बीन अक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट, अगर रेट इनपुट का रेट ऑफ टैक्स अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में 12% आउटपुट सप्लाई से ज़्यादा है, मीन्स 5% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे
अदर देन नील रेट नहीं होना चाहिए या एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एग्जम्प्ट या नील रेटेड अगर यहाँ पे नोटिफाई कर देता है गवर्नमेंट तो वहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि नील रेट अगर हो जाएगा तो वहाँ पे तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, जीरो रेटेड या एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आप दो चीज़ याद रखिए, पहला है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए एंड दूसरा है आपका अकुमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टेट फ्यू केसेस जहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट वो चला जाता है एप्लीकेंट के पास, ना कि वो क्रेडिट नहीं होता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो आपका अगर रिफंड आप अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो वहाँ पे आपका रिफंड चला जाता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड को। बट कुछ सिचुएशन बताइए जहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, एप्लीकेंट के पास रिफंड चला जाएगा, ठीक है, बहुत सारा सिचुएशन है। तो यहाँ पहला सिचुएशन अगर आप रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर करोगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, ना कि नहीं जाएगा इन्वर्टेड जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। एंड दूसरा है अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास जाएगा, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला अकुमुलेटेड आईटीसी है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। या अगर आप रिफंड मिल जाएगा अगर आप कोई भी सप्लाई नहीं किए हैं बट टैक्स पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, सप्लाई नहीं किए हैं टैक्स पेमेंट कर देते हैं, पार्टली किए हैं या नहीं किए हैं तो बट टैक्स फुल्ली कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो वो जो टैक्स फुल्ली पेमेंट कर दिए हैं जिसके लिए सप्लाई नहीं किए हैं, या अगर आप कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किए हैं बट रिफंड वाउचर इशू कर दिए हैं बट इनवॉइस इशू नहीं किए हैं तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। इनवॉइस नॉट इशूड बट रिफंड वाउचर इशू हो चुका है तो वहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को आप इंटरेस्टेड मानकर आप पेमेंट कर दिए हैं टैक्सेस, तो वहाँ पे क्या होता है, आप जो भी इंटरेस्टेड के ऊपर टैक्स देते हैं दोबारा आपको जो इंटरेस्टेड के ऊपर जो भी टैक्सेस है आपको मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 77 में हम पढ़े थे, ठीक है। तो एक ट्रांजैक्शन रेटिंग इंटरेस्टेड सप्लाई बट वो सब्सिक्वेंटली इंटरेस्टेड होता है, या उसको हम इंटरेस्टेड माने थे बट वो इंटरेस्टेड है तो वो मिल जाता है, ठीक है। या अगर आप कोई भी टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं बट आपका इंसिडेंस अगर आप बियर नहीं किए हैं, ठीक है, अगर आप पास ऑन नहीं किए हैं इंसिडेंस तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर आप खुद बियर किए हैं तभी आपको मिलेगा, मीन्स इंसिडेंस आप खुद पास ऑन नहीं किए हैं आपने ऊपर रखा है तो आपको ही मिलेगा। एंड अदर जो भी नोटिफाइड क्लास ऑफ एप्लीकेंट तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे दिया है कि वाई लिमिटेड एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज वैल्यू कितना है, $1 लाख है। एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो कंप्लीट डेट कब हो रहा है, 15 जनवरी में सप्लाई हो चुका है। एंड पेमेंट ऑफ दिस सर्विसेज रिसीव कर रहा है 28 फरवरी में। रिफंड क्लेम वाज फाइल्ड बाय वाई लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज 6 लाख का, वो 31 मार्च में वो जो भी है रिफंड वो क्लेम किया है, ठीक है। एंड रिफंड यहाँ पे सैंक्शन हो रहा है 30 जून। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड, रिफंड कितना मिलेगा, विल गेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कितना रिफंड मिलेगा, व्हाट इज द रिलेवेंट डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, यस इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपका रिफंड अगर आप जो भी सप्लाई के बाद, ठीक है, सप्लाई के बाद अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई होता है 15 जनवरी, तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव करते हैं 28 फरवरी में। सप्लाई के बाद पेमेंट रिसीव करते हैं तो वहाँ पे जो भी रिफंड है ना, जिस दिन अप्लाई करेगा तो उसका 60 डेज के अंदर उसको रिफंड मिल जाना चाहिए, ठीक है, रिफंड मिल जाना चाहिए। बट अगर 60 डेज के अंदर अगर वो रिफंड अप्लाई नहीं कर मीन्स नहीं मिलेगा उसको रिफंड, तो वहाँ पे 65 डे है उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% करके, ठीक है। तो यहाँ पे रिफंड वो अप्लाई करता है 31 मार्च में, तो उसका 60 डे अगर देखेंगे वो आपका आ जाता है मई मंथ में आ जाता है, बट उसको रिफंड मिला है जून मंथ में 30 जून में मिला है। तो यहाँ पे 60 डेज ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुका है तो उसको 6% रिफंड मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा ऑन रिफंड, रिफंड तो मिलेगा बट इंटरेस्ट में मिलेगा 6%। एंड यहाँ पे रिफंड अमाउंट कितना रहेगा, 6 लाख रहेगा, ठीक है, 6 लाख रहेगा। तो यहाँ पे रिफंड क्लेम एडमिसिबल टू वाई लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई मानेगा एंड ऑन यूटिलाइज आई टी से 6 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर वो कंप्लीटेड हो जाता है बिफोर रिसिप्ट से पहले तो वहाँ पे पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जो कि 28 फरवरी हो जाएगा रिफंड रिसीव करने के लिए, क्योंकि उस दिन वो रिसीव करता है। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स ऑर्डर ऑफ रिफंड में भी एप्लीकेंट नॉट रिफंडेड अगर विद इन 60 डेज के अंदर वो अगर रिफंड नहीं होता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट 6% लग जाएगा फ्रॉम द इमीडिएटली 60 डेज से, मीन 61 डेज से टिल द डेट ऑफ जब रिफंड मिलता है। तो यहाँ पे इन द गिवन केस रिफंड नॉट रिफंडेड 60 डेज के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे उसको 31 डेज से 60 डे अगर काउंट करें तो वहाँ पे 6% इंटरेस्ट लग जाएगा पर annum, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर सैंक्शनिंग रिफंड, के लिए कोई टाइम लिमिट है क्या, ऑब्वियसली है टाइम लिमिट, 2 टाइम लिमिट है। नॉर्मल अगर देखें तो वहाँ पे 60 डेज है, एंड दूसरा है अगर आप प्रोविजनल रिफंड क्लेम करते हैं तो वहाँ पे 7 डेज के अंदर 90% जो प्रोविजनल रिफंड मिल जाता है तो वहाँ पे 7 डेज के अंदर अगर रिफंड नहीं मिलता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस रिफंड सैंक्शन होना चाहिए 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो अगर वो रिफंड अगर सैंक्शन नहीं होता है 60 डेज के अंदर तो वहाँ पे 6% लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन है अगर प्रोविजनल रिफंड होगा तो 90% ऑफ द अमाउंट जो भी क्लेम है रिफंडेबल है, एक्सक्लूडिंग अगर कोई भी प्रोविजनल एक्सेप्टेड आई टी से उसको छोड़िए, तो 90% जो भी है उसको 7 डेज के अंदर रिफंड देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं देंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि
डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ अमाउंट एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो भी वो क्या करते हैं, जो एडवांस पेमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो रिफंड मिलेगा क्या? ये रिफंड मिलेगा जो भी उसका डेट वहाँ पे मेंशन है सर्टिफिकेट में, तो उस डेट तक जो भी सब कुछ रिटर्न अगर वो फाइल कर देगा, जो भी टैक्सेस सब कुछ सेटअप करने के बाद जो भी बचेगा वो उसको रिफंड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिट करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको रिफंड मिल जाता है ओनली अगर वो ऑल एंटायर पीरियड के लिए जो भी सर्टिफिकेट में है वो ग्रांटेड हो जाता है, पीरियड खत्म हो जाता है एंड वो सब कुछ रिटर्न फाइल करता है। एंड रिफंड ऑफ अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग जो भी टैक्स पेबल है अप्लीकेंट आउट ऑफ द एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड, सब कुछ सेटअप करने के बाद उसको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए BRC FIRC सर्टिफिकेट उसको फाइल करना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पे गुड्स के लिए नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन सर्टिफिकेट एंड फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट मेनली उसको फाइल करना पड़ता है फॉर सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ये फाइल नहीं करना पड़ता है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए BRC FIRC फाइल करना पड़ता है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज डेफिशिएंसी मेमो इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफंड क्लेम। तो डेफिशिएंसी मेमो किसको बोलते हैं? अगर कोई भी डेफिशिएंसी होता है रिफंड एप्लीकेशन में तो वहाँ पे डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में उसको करेक्शन करना पड़ता है। बट करेक्शन नहीं चलेगा डेफिशिएंसी मेमो के अगेंस्ट में, वो करेक्शन नहीं चलेगा, उसको एक फ्रेश यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन ऑफ प्रेस्क्राइब डेफिशिएंसी या एरर, तो वो नोटिस अगर होता है तो वो कम्युनिकेशन के लिए डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है। एंड वंस अगर डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है तो वहाँ पे क्लेमेंट जो भी एप्लीकेंट को एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का एक्सेप्शन क्या है? वही है जो एप्लीकेंट को मिल जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि DF एक्सपोर्टेड गुड्स है 50 लाख का वो एक्सपोर्ट करता है, बट रिसिव्ड रिफंड इंटीग्रेटेड अमाउंट जो भी है IGST का रिफंड उसको मिल रहा है 9 लाख। ऑन 16 अगस्त में उसको 9 लाख रिफंड मिल रहा है। ही कुड रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ओनली 25 लाख, वो रियलाइज करा मीन्स 50 लाख का एक्सपोर्ट किया था, 50 लाख का एक्सपोर्ट किया था तो इसलिए इसको रिफंड मिला था 9 लाख। बट यहाँ पे वो रियलाइज कर पाता है ओनली विद इन टाइम लिमिट 55 लाख ओनली रियलाइज कर पाता है, एंड डिड नॉट रियलाइज द बैलेंस अमाउंट प्रोसीड विद इन द टाइम लिमिट 9 मंथ फ्रॉम द 9 मंथ के अंदर वो यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाता है। एंड वो अप्लाई किया है RBI के लिए, देखते हैं RBI अगर एक्सटेंशन कर देगा चलेगा, नहीं तो उसको ITC को देना पड़ेगा, रिफंड को देना पड़ेगा। देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट दिस सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, एंड टाइम ऑफ सप्लाई एंड फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स कंडीशन सब कुछ सही से हो गया है, डिस्प्यूट नहीं है। अगर डिस्प्यूट होता है तो भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा टाइम उसको मिल जाता है। एंड ये वांट्स टू इन्फॉर्म दैट जो भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा GST लॉ में, एंड RBI यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं देता है, तो यहाँ पे ये ओनली 25 लाख रिकवरी करता है। तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग 50 लाख के लिए 9 लाख है, 25 लाख के लिए 4.5 लाख को उसको अलाउ होगा, रिमेनिंग जो भी 25 लाख के लिए जो 4.5 लाख उसको पेमेंट करना, डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको रिकवरी होगा कैसे? इरोनियस रिफंड जैसे रिकवरी होता है, तो इरोनियस रिफंड जैसा उसको रिकवरी होगा, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर उसको जो भी ITC जो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, रिफंड क्लेम कर चुका है, तो उसका जो भी सेल प्रोसीड इंडिया को लाना पड़ेगा फॉर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, या RBI जो भी है परमिटेड वाला इंडियन रुपीज़ में वो लाना पड़ेगा इंडिया को। या एनी एप्लीकेंट वो जो भी रिफंड मिल जाता है IGST, बट वो रियलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट या एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट करेगा जो भी अमाउंट्स रिफंड किया है, तो वो 18% विद इन इंटरेस्ट उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट, जो 9 मंथ के बाद है। ठीक है, 30 डेज के अंदर उसको 18% इंटरेस्ट के साथ उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे RBI अगर वो एक्सटेंशन दे देता है तो चलेगा, बट यहाँ पे RBI तो एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे उसको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी 4.5 लाख अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो वहाँ पे वो पेनल्टी तो लगेगा, एंड इरोनियस रिफंड माने कर उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट कहाँ पे नहीं लगेगा? क्वेश्चन नंबर 10 है, वही है अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? मीन्स वो एप्लीकेंट को मिल जाएगा, वो नहीं जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को, नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे भी, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 6 लाख इंटरेस्ट मिलेगा क्या? यस, इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया है। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वो वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में वेरियस गुड्स वो सप्लाई करता है, एंड ये एंगेज इन द बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में एंगेज है। एंड कंपनी यहाँ पे रजिस्टर अंडर GST इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में वो रजिस्टर है। एंड कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू वो एक्सपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 16 के थ्रू। एंड कंपनी यहाँ पे मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, वो फॉलोइंग सप्लाई कर रहा है, जैसे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़ दे दिया है। तो एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट A टू UK को वो एक्सपोर्ट कर रहा है और $10,000 में है। असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम इन इंडियन रुपीज़ है कितना? असेसेबल वैल्यू है यहाँ पे 7 लाख है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लेवी हो जाता है तो वहाँ पे उसको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा।
जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दो, फर्दर वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड है बाय द सिमिलरली प्लेस्ड सप्लाइड है वो 6 लाख है। तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लग जाता है तो वहाँ पे उसको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। रिफंड आपका 2 टाइप्स रहता है, क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी, यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे स्टार मार्क मीन्स यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग 5% है, उसके ऊपर डोमेस्टिक सप्लाईज के ऊपर टैक्स लगता है। बट इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स 18% मीन्स यहाँ पे आउटपुट का रेट है 5%, इनपुट का रेट है 18% मीन्स ये जो सिचुएशन है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सिचुएशन है। एंड ये नोटिफाइड प्रोडक्ट नहीं है, नोटिफाइड कुछ प्रोडक्ट है जहाँ पे रिफंड नहीं मिलता है, बट यहाँ पे मना कर देता है क्वेश्चन में, ये नोटिफाइड प्रोडक्ट नहीं है मीन्स यहाँ पे रिफंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिफंड मिलेगा क्योंकि ये इनपुट का रेट 18% है बट आउटपुट का रेट है 18%, तो यहाँ पे रिफंड मिलेगा। कितना मिलेगा हम कैलकुलेशन करेंगे बाद में, पहले हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईओई को वो सप्लाई कर रहा है 18% में, आईटी से ऑलरेडी क्लेम है, तो आईटी से अगर क्लेम करेगा तो वहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि आईटी से अगर क्लेम करेगा तो वहाँ पे रिफंड नहीं मिलता है। उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स मीन्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, एग्जेम्प्ट गुड्स चलेगा तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे तो यहाँ पे भी उसको मिलेगा, रिफंड मिलेगा, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर रिफंड मिलता है। उसके बाद आईटीसी अवेलेबल फॉर दी अबव टैक्स पीरियड के लिए आईटीसी कितना अवेलेबल होगा, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़ दे दिया है। इनपुट के ऊपर ये है 3.5 लाख है। कैपिटल गुड्स के ऊपर तो हम नहीं लेंगे, कैपिटल गुड्स के ऊपर तो नहीं लेंगे एंड यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। उसका ऑन इनपुट सर्विसेज इंक्लूडिंग 18,000 आउटडोर कैटरिंग में है, आउटडोर कैटरिंग के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, तो ये 2 लाख से अगर हम 18,000 ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1,82,000 बचेगा, ठीक है। 1,82,000 यहाँ पे बचेगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल टू कैलाश ग्लोबल लिमिटेड, तो यहाँ पे दो सिचुएशन में रिफंड मिलेगा, पहला जीरो रेटेड सब ये वाला जीरो रेटेड सप्लाई वाला एंड ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला मिलेगा आईटीसी। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस में रिफंड कितना मिलेगा, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला में रिफंड मिलेगा, एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी, ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर आईडीटी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मींस आईडीटी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसका टर्नओवर रहेगा, नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर, ठीक है। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, टोटल टर्नओवर है ये टीटीओ, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ से एक ब्रैकेट शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी रहेगा एंड ऊपर रहेगा टैक्स पेबल ऑन आईडीसी, टैक्स ऑन आईडीटी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना टैक्स रहेगा, नीचे रहेगा कितना टोटल आईटीसी है, ठीक है। टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर कितना आईटीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट आईटीसी क्या रहेगा, तो नेट आईटीसी अगर देखेंगे नेट आईटीसी रहेगा ये वाला, ये रहेगा 3.5 लाख रहेगा नेट आईटीसी, ठीक है। यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी 3.5 लाख रहेगा, ठीक है। उसके बाद आईडीटी वाला टर्नओवर क्या रहेगा, तो आईडीटी वाला टर्नओवर मीन्स ये जो टर्नओवर है ये रहेगा 10 लाख, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर रहेगा 10 लाख, तो 10 लाख रखेंगे ऊपर और नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, तो टोटल कर लेंगे जितना भी यहाँ पे टर्नओवर टोटल हुआ है तो टोटल कर लेंगे 7, 10, 17, 5, 22, 28 लाख है, तो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर है 28 लाख है, ठीक है। 3 अमाउंट हमको मिल गया है। उसके बाद नेट आईटीसी यहाँ पे सेम है 3.5 लाख है। टैक्स ऑन आईडीटी है, टैक्स ऑन एडजस्टेड जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर टैक्स कितना रहेगा, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर अगर देखें ये है 10 लाख, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, ये 5% है, तो इसके ऊपर अगर 5% हम देखेंगे तो कितना होगा, इसके ऊपर 5% है 50,000, तो 50,000 यहाँ पे होगा, 50,000 है, ठीक है। टैक्स ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऊपर रहेगा 50,000। उसके बाद है टोटल आईटीसी कितना रहेगा, तो टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज क्या रहेगा, तो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, तो ये इनपुट है 3.5 लाख एंड इनपुट सर्विसेज है 1,82,000, तो ये दोनों को हम मिलाएंगे 1,82,000 प्लस 3,50,000, तो यहाँ पे आ जाता है 5,32,000 है, 5,32,000 है, तो इसको हम नीचे रख लेंगे 5,32,000 है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा 10/28, तो ये आता है 1,25,000 एंड यहाँ पे कितना होगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा 5,32,000, तो नीचे यहाँ पे रहता है 32,895 है, और एक बार देख लेते हैं 50,000 नीचे रहेगा 5,32,000, ठीक है। तो यहाँ से हम लेस करेंगे 1,25,000, तो ये आ रहा है 92,105 है, ठीक है। 92,105 है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा रिफंड, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 92,105 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के लिए देखेंगे कितना रिफंड मिलेगा, तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए फार्मूला क्या रहेगा रिफंड के लिए, रिफंड के लिए फार्मूला रहेगा यहाँ पे रहेगा
नेट आईटीसी रहेगा, बट नेट आईटीसी में यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है, टोटल आ जाएगा। एंड ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई वाला, जीरो रेटेड सप्लाई, नीचे रहेगा टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, ठीक है, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे नेट आईटीसी में रहेगा यहाँ पे 5,32,000 टोटल आईटीसी वाला रहेगा। एंड यहाँ पे ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई वाला। तो जीरो रेटेड सप्लाई वाला क्या लेंगे, तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए एक फॉर्मूला है, तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जो एक्चुअल सप्लाई है, एंड दूसरा रहेगा आपका ये जो डोमेस्टिकली जो भी सप्लाइड है, डोमेस्टिकली सप्लाई सिमिलर गुड्स है, उसका 1.5 लेंगे, जो भी लोड होगा दोनों का। तो 1.5 अगर लेंगे, ये होगा 7.5 लाख और यहाँ पे रहेगा 6 लाख, विच बड़ी लोड, तो लोड है 6 लाख, तो 6 लाख लेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई लेंगे 6 लाख है, एंड यहाँ पे टोटल लेंगे 28 लाख है, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। 5,32,000 ऊपर रहेगा 6, नीचे रहेगा 28, तो ये आ जाता है 1,14,000 है, 1,14,000 आएगा या यहाँ पे 5 लाख, एक मिनट देख लेते हैं। 1,14,000 है, ठीक है। एंड ऊपर वाला कितना रहेगा, ऊपर वाला रहेगा 92,105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ऐसे ही है रिफंड वाला क्वेश्चन के लिए आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए आप रिवीजन करिए जितना बार हो सके। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एक रजिस्टर सप्लायर इन हरियाणा में है, एंड वो एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट में एंगेज है, एंड गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट दे दिया है ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चर बाय सुपर इंजीनियर वर्क्स है। ऑल्सो आईटीसी कितना अवेल करेगा ऑन इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट में कितना इनपुट यूज हो रहा है, एंड जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द सेम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड दे दिया है। जैसे प्रोडक्ट दे दिया है ए बी सी, टर्नओवर दे दिया है, आउटपुट जीएसटी रेट दे दिया है, आईटीसी अवेल दे दिया है, एंड इनपुट रेट दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ लेते हैं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ ऑन यूटिलाइज आईटीसी मींस अकुमुलेटेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कितना होगा, दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 154 में कितना क्लेम करेगा, प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी इज ए नोटिफाइड प्रोडक्ट जिसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा। तो बी के ऊपर मना कर रहा है कि रिफंड नहीं मिलेगा, तो बी के ऊपर अगर यहाँ पे रिफंड अगर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपका बी को काट दीजिए, बी के ऊपर नोटिफाइड प्रोडक्ट, तो रिफंड नहीं मिलेगा। तो अकुमुलेटेड आईटीसी कब मिलेगा, जब इनपुट का रेट अगर ज़्यादा होगा आउटपुट का रेट से। तो इनपुट का रेट यहाँ पे 18% है एंड आउटपुट का रेट है 5%, तो ये कम है, तो यहाँ पे रिफंड मिलेगा। एंड बी प्रोडक्ट के लिए तो नहीं मिलेगा। सी का देखेंगे, यहाँ पे 18% इनपुट का रेट, आउटपुट का रेट दोनों सेम है, तो सी के लिए नहीं मिलेगा, बी के लिए नहीं मिलेगा, ओनली ए के लिए मिलेगा। तो ए के लिए हम यहाँ पे रिफंड कैलकुलेशन करेंगे। तो रिफंड का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पहला क्वेश्चन में लिख लिए थे, तो यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी। तो नेट आईटीसी कितना रहेगा, तो नेट आईटीसी अगर देखें यहाँ पे रहेगा, टोटल करेंगे 54 108,000 एंड 10,000 118,000 रहेगा, नेट आईटीसी रहेगा, ठीक है। नेट आईटीसी रहेगा 118,000 है, एंड ऊपर रहेगा आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर है 5 लाख रहेगा, एंड नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर रहेगा 5 प्लस 3.58 9.5 लाख रहेगा नीचे, ठीक है। ये रहेगा, उसमें से लेस करेंगे क्या रहेगा, नेट आईटीसी रहेगा 1,18,000, एंड यहाँ पे ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर आउटवर्ड्स टैक्स कितना लगेगा, तो 5% लगेगा 5 लाख के ऊपर, तो ये रहेगा 25,000 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 25,000 रहेगा, नीचे क्या रहेगा, तो नीचे रहेगा आपका जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर टोटल आईटीसी कितना है। तो यही है, यहाँ पे इनपुट सर्विसेज कुछ नहीं है, सब कुछ इनपुट गुड्स है, तो ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कितना रहेगा। तो यहाँ पे 1,18,000 मल्टीप्लाई बाई 5/9.5 है, तो ये आ जाएगा 62,105, एंड यहाँ पे तो ये दोनों अगर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25,000। तो यहाँ से अगर लेस करेंगे तो कितना आएगा, 37,105, ठीक है। तो ये आएगा आंसर। तो चलो 37,105 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि वाई लिमिटेड एक प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड क्लेम कितना होगा अंडर रूल नंबर 89(4) में ऑफ सीजीएसटी रूल, एंड कंप्यूट द एलिजिबल क्लेम कितना रहेगा अंडर द अज्यूमिंग दैट कंडीशन फुलफिल हो गया है, अदर कंडीशन पर्टिकुलर दे दिया है, एंड अमाउंट दे दिया है। तो यहाँ पे ओपनिंग आईटीसी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ओपनिंग आईटीसी हमको नहीं चाहिए, हमको आईटीसी यहाँ पे टोटल आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द पीरियड है इंक्लूड्स क्लेम ऑफ रिफंड मेड 5 लाख टोटल है, टोटल आईटीसी अवेल है 25 लाख, उसमें से 5 लाख एलिजिबल हो जाता है रूल नंबर 89 क्लॉज 4 है 4B। तो रूल नंबर 89 क्लॉज 4 है आपका मर्चेंट एक्सपोर्ट, एंड दूसरा है आपका डिम्ड एक्सपोर्ट। तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं रिफंड नहीं मिलता है, तो इसलिए ये वाला जो भी आईटीसी है उसको हमको लेस करना पड़ेगा। तो 5 लाख है, इसमें से 25 लाख से 5 लाख हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो रिमेनिंग जो भी 20 लाख रहेगा ये रहेगा आपका नेट आईटीसी रहेगा। एंड जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ पे दे दिया है ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड एलयूटी दे दिया है, विच इंक्लूड्स 1 करोड़ किसके रिलेटेड है, फॉर विच रिफंड ऑलरेडी मेड
89 4 है, 4B में ऑलरेडी रिफंड में हो चुका है, मीन्स मर्चेंट एक्सपोर्टर, एंड दूसरा है डिम्ड एक्सपोर्ट, तो इसको लेस करना पड़ेगा। तो 6 करोड़ से 1 करोड़ अगर लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 करोड़ आ जाएगा, ठीक है, 5 करोड़ आ जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई। एंड यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स टोटल कितना आएगा, तो टोटल ये 5 करोड़ एंड ये 3 करोड़, तो टोटल आ जाएगा, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर है 8 करोड़ आ जाएगा, ठीक है, 8 करोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला तो ये आ गया, तो यहाँ पे रहेगा 20 लाख, ऊपर रहेगा 5 करोड़, नीचे रहेगा 8 करोड़ है, ठीक है। तो कितना रिफंड यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाता है 12.5 लाख यहाँ पे रिफंड मिलेगा, ठीक है, 12.5 लाख रिफंड रहेगा। तो इसलिए आपका जो प्रोविज़न तगड़ा होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से बना लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स में है, क्यू है एंड एग्जाम सप्लाई ए से, प्रोडक्ट ए से वो सोल्ड होता है इंटरनेशनल मार्केट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे एस के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा रिफंड, क्योंकि एस को हम यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, चाहे आप उसको एग्जाम्ड गुड्स में सेल करें उससे कोई मतलब नहीं है, वो जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा एंड रिफंड मिल जाएगा। एंड कंपनी यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। एंड कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाई जो भी किया है ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। प्रोडक्ट एस वो एक्सपोर्ट हो रहा है यूके को जो कि 12,000 पाउंड है, एंड प्रोडक्ट क्यू है जो कि सप्लाई हो रहा है बेटी एंटरप्राइजेस विद इन इंडिया 20 लाख में है। द एबव अमाउंट्स है जो भी एक्सक्लूसिव टैक्सेस व्हेनेवर एप्लीकेबल है। एंड कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसिव ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे जो भी दे दिया है इनवर्ड सप्लाईज के रिलेटेड दे दिया है ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड में जो भी परचेज किया था उसके बारे में। तो यहाँ पे जीएसटी टोटल 5 लाख है वो पेड हो रहा है इनपुट के ऊपर, जीएसटी 2.4 लाख वो कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो उसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि कैपिटल गुड्स के ऊपर रिफंड नहीं मिलता है। एंड जीएसटी 2 लाख पेड हो रहा है इनपुट सर्विसेज, उसको लेंगे। ये आपका अगर नेट आईटीसी देखें, नेट आईटीसी आएगा 5 लाख, बट अगर टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर कितना आईटीसी है तो ये आ जाएगा 7 लाख, ठीक है, फॉर्मूला में यूज होगा। ऑल दी अबव जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दे दिया है। उसका फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ है, जैसे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए से जो कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है यूके को इंडियन रुपीज़ में 12 लाख है। हाउएवर वैल्यू ऑफ सच प्रोडक्ट व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली, तो सिमिलर प्रोडक्ट का डोमेस्टिकल प्राइस है 10 लाख, तो हमको डोमेस्टिकल प्राइस दे दिया है 10 लाख एंड उसका वैल्यू दे दिया 12 लाख। तो इसका 1.5 अगर देखेंगे तो कितना आएगा, तो 1.5 होगा 15 लाख होगा, 15 लाख और 12 लाख विच एवर इज लोअर, तो लोअर होगा 12 लाख, तो 12 लाख यहाँ पे हम लेंगे जीरो रेटेड सप्लाई का वैल्यू लेंगे, ठीक है। बेटी एंटरप्राइजेस इज 100% ईओयू है एंड ये क्लेम कर रहा है आईटीसी, तो बेटी एंटरप्राइजेस आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, जो रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बेटी एंटरप्राइजेस को आईटीसी रिफंड नहीं मिलेगा, अब ऑन अकुमुलेटेड जो भी आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बेटी एंटरप्राइजेस ये जो प्रोडक्ट क्यू के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीसी आ रहा है बार बार बट रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम आईटीसी क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा बेटी एंटरप्राइजेस के रिलेटेड, बट यहाँ पे मिल जाएगा आपका जो प्रोडक्ट एस के रिलेटेड मिल जाएगा, यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड व्हिच द रिफंड इज क्लेम आफ्टर जीएसटीआर 3B, तो वो है 5,80,000 एंड बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन वो 3 लाख है, क्योंकि हमको यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के टाइम कितना रिफंड मिलेगा, तो फार्मूला के थ्रू जितना हम कैलकुलेशन किए हैं रिफंड वो एक अमाउंट रहेगा, दूसरा अमाउंट रहेगा जो भी पीरियड का जीएसटीआर 3B का जो एंड पीरियड, तो उसका क्लोजिंग पीरियड में जो भी बैलेंस है रिफंड के लिए वो लेंगे, एंड तीसरा लेंगे जब एप्लीकेशन करते हैं रिफंड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था, तो यहाँ पे दोनों बैलेंस दे दिया है 5,80,000 एंड 3 लाख, एंड एक तीसरा बैलेंस हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, जो भी लोअर होगा उतना रिफंड उसको मिलेगा, ठीक है, जो भी लोअर होगा उतना रिफंड उसको मिलेगा। तो कितना रिफंड मिलेगा, तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कितना है, यहाँ पे ये इनपुट सर्विसेज कितना है, तो इनपुट सर्विसेज टोटल लेंगे जीरो रेटेड सप्लाई है, तो हमको ये 7 लाख वाला लेंगे, तो 7 लाख लेंगे एंड यहाँ पे लेंगे 12 लाख ऊपर रहेगा, ठीक है, 12 लाख ऊपर रहेगा। एंड यहाँ पे टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कितना रहेगा, ये 12 लाख एक रहेगा एंड दूसरा रहेगा टर्नओवर कितना लेंगे, दूसरा टर्नओवर ये 20 लाख है, ठीक है, टोटल में हम लेंगे 20 लाख प्लस 12 लाख, इसके ऊपर नहीं मिलेगा बट ये लेंगे टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में जो कि 32 लाख है, तो यहाँ पे नीचे रहेगा 32 लाख है, तो कितना आएगा 7 लाख 12 बाय 32 लाख, तो यहाँ पे आ रहा है 2,62,500, ये एक अमाउंट है, दूसरा अमाउंट है 5,80,000 और तीसरा अमाउंट है 3 लाख, तो लोअर वाला है ये वाला इतना मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिल रहा है, जो भी फार्मूला के थ्रू जो रिफंड है ये एक अमाउंट है, दूसरा अमाउंट है जो भी आपका जीएसटी जो क्लोजिंग टैक्स पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस जो भी है, एंड जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है जब रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो तीनों अमाउंट में जो भी लोअर वाला, ये लोअर वाला 2,62,500, ठीक है। तो यहाँ पे एस हो गया, एस में कितना मिलेगा 2,62,500 कैलकुलेशन हुआ, बट यहाँ पे तीनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे, ये एक अमाउंट है। आप इसलिए रिवाइज करिए, हम रिफंड चैप्टर में इतना इजी में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट की है जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लोअर वाला है 2,62,000, उसके बाद प्रोडक्ट आर नहीं है, प्रोडक्ट क्यू है, इसको करेक्शन कर लीजिए, प्रोडक्ट क्यू में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वो आईटीसी क्लेम कर रहा है, ठीक है, आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, तो टोटल ओवर 2,62,500 मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर, कर्नाटका का है एंड वो ड्यूली रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ है, एंड द एंटिटी आल्सो फाइल्ड
bond LUT under export of goods without payment of taxes है, you are required to calculate the refund amount of the input tax क्रेडिट इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर कितना मिलेगा जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, तो यहाँ पर्टिकुलर सब सप्लाई दे दिया है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दिया है एंड सीरियल नंबर दे दिया है, टर्न नंबर दे दिया है एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बट इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई 8 लाख है एंड इनवर्ट सप्लाई से 2 लाख, तो 76 लाख से तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई कितना दे दिया है, जीरो रेटेड सप्लाई 12 लाख दे दिया है एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर बॉन्ड LUT दे दिया है 48 लाख है, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई दे दिया है 10 लाख है एंड यहाँ पे पेमेंट ऑफ रिसिप्ट टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स 12 लाख अगेंस्ट विच सर्विसेज येट टू बी रिसिव्ड, ठीक है। अभी तक हम ये जो 48 लाख में से 12 लाख अभी तक हम यहाँ पे सर्विसेज नहीं सप्लाई किए हैं, मीन्स एडवांस रिसिव किए हैं, बट यहाँ पे दिया है एडवांस रिसिव इन पास्ट अगेंस्ट विच जीरो रेटेड सप्लाई हैव बीन मेड इन द करेंट टैक्स पीरियड, तो हम ऑलरेडी एडवांस रिसीव कर दिए थे बट अभी सप्लाई कर रहे हैं करेंट ईयर में, तो जब सप्लाई करेंगे तभी लेंगे। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई का देखें कितना होगा, तो जीरो रेटेड सप्लाई का देखें GRS कितना होगा, तो ये 48 लाख है, 48 लाख के साथ हम एडवांस जो भी रिसीव किए थे अभी सप्लाई कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे, बट लेस क्या करेंगे, जो भी अभी तक एडवांस रिसीव किए हैं बट सप्लाई अभी तक नहीं किए हैं तो उसको लेस करेंगे, तो ये कितना आएगा 48 + 14 - 12, तो ये आएगा 50 लाख। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई आ रहा है 50 लाख। उसके बाद हमको चाहिए और पढ़ते हैं टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे टर्न नंबर ऑन हुई सप्लाई हैज बीन क्लेम्ड अंडर रिफंड एंड रूल नंबर 89 4A 4B में ऑलरेडी हम इसके ऊपर रिफंड क्लेम कर चुके हैं, तो उसको हमको टर्न ओवर से लेस करना पड़ेगा, गुड्स से 6 लाख एंड सर्विसेज से 6 लाख, इसको हमको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पीरियड इंक्लूडिंग 12 लाख है, रूल नंबर 89 4A 4B का रूल नंबर टोटल मिलकर 12 लाख है, उसमें से ITC रिलेटिंग टू 4A 4B वाला ITC कितना है 2,40,000, तो इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि हमारा जो डिम्ड एक्सपोर्ट एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट के ऊपर ITC के ऊपर यहाँ पे रिफंड क्लेम नहीं होता है, तो 12 लाख से हम इसको लेस कर देंगे 2,40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,60,000 यहाँ पे जो भी नेट ITC आ जाएगा। उसके बाद हम जो मेन यहाँ पे काम है वो होगा जो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, तो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर ये है 76 लाख, 76 लाख से हम यहाँ पे लेस करेंगे 8 लाख लेस हो जाएगा एंड एग्जाम सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई ये भी लेस हो जाएगा, तो 8 लाख - 2 लाख ये लेस हो जाएगा। उसके बाद और क्या लेस होगा, और अगर देखें यहाँ पे डायरेक्ट हम ले लेते हैं नॉन जीरो रेटेड वाला, ये ऐड हो जाएगा 10 लाख, इसको ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं 50 लाख क्योंकि जीरो रेटेड वाला 50 लाख डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों लेस हो जाएगा 6 लाख लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 76 प्लस -12, तो यहाँ पे आ रहा है 114 लाख है, ठीक है, 114 लाख आ रहा है। तो चलो फार्मूला में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 9.6 लाख, ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख, नीचे रहेगा 114 लाख है, तो कितना आएगा 9.6 लाख ऊपर रहेगा 50 नीचे रहेगा, तो ये आ रहा है 4,21,053 है, ठीक है, 4,21,053 है, 56 यहाँ पे आ रहा है ना, 56 लाख ना, हम यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई में हम 50 लाख लिए हैं, 50 लाख यहाँ पे लिए हैं, 48 लाख है प्लस 12 लाख, यहाँ पे हम गलती कर दिए क्या, टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो दो अलग अलग है, हम छोड़ दिए हैं ये वाला गुड्स वाला छोड़ दिया, हम ओनली सर्विसेज वाला ले लिए हैं, तो गुड्स वाला कितना रहेगा, तो गुड्स वाला अगर देखें टोटल यहाँ पे गुड्स वाला अगर देखेंगे 12 लाख था, यहाँ पे 12 लाख वाला था जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स वाला, उसमें से आपका 6 लाख ये वाला है गुड्स वाला जो लेस कर देंगे 6 लाख यहाँ से, तो रिमेनिंग जो भी 6 लाख रहेगा यहाँ पे आ जाएगा गुड्स, ये ओनली 50 लाख सर्विसेज वाला, गुड्स वाला अगर लेस ऐड करेंगे तो ये 56 लाख हो जाएगा सर्विसेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती हो गया है, तो 56 लाख यहाँ पे हो जाएगा, 56 नीचे रहेगा 114, तो यह आ जाता है 4,71,579 है, ठीक है, यही है 4,71,579 है, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को आ जाते हैं, तो मेसर्स हाउसफुल कन्वेंशन हॉल है, ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, इसको हम देखे थे, यहाँ पे रिफंड कुछ मिलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर अगर देखें तो वहाँ पे इसको हम सॉल्व किए थे, ठीक है, सॉल्व किए थे, तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पे दिया है कि जॉय एंड कंपनी एक रजिस्टर सप्लायर अंडर GST है एंड वो यहाँ पे वेबिंग यॉन इनटू फैब्रिक में एंगेज है एंड वो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ वेरियस इंटरेस्टेड सप्लाई दे दिया है ड्यूरिंग द अप्रैल, वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दिया है एक्सक्लूडिंग GST दे दिया है, तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फैब्रिक दे दिया है जहाँ पे रेट है आपका
2.5%, 2.5%, 5% है, नहीं टोटल के ऊपर 2.5% दे दिया है, तो 30 लाख दे दिया है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ रायन यॉन है, टैक्स रेट है आपका 6% है, 24 लाख है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोसेसिंग ऑफ ईऑन दी रेट है 2.5% है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ मशीनरीज ऑफ वेबिंग प्रोसेस ईऑन इनटू फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला कौन सा होगा, तो इन्वर्टेड ये आपका आउटवर्ड का रेट हो गया है 2.5%, ठीक है। इनवर्ट यहाँ पे 3 दे दिया है, तो इनवर्ट 3 में से यहाँ पे तो जो मशीनरी के ऊपर है तो यहाँ पे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे अकुमुलेटेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस नहीं है। उसके यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी 2.5%, यहाँ पे भी 2.5%, तो एग्जैक्ट अगर इनपुट एंड आउटपुट का रेट अगर होगा तो वहाँ पे भी नहीं होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे 6% है जो कि इनपुट का रेट ज़्यादा है आउटपुट से, तो यहाँ पे ओनली ये वाला केस में होता है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये वाला केस में देखेंगे, ठीक है, ये वाला केस देखेंगे ओनली के लिए। उसके बाद यदि कॉन्सन हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सप्लाई अदर देन आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी अदर सप्लाई नहीं किया है, एंड आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई आज गिवन है वाज क्लेम्ड इन द रिलेवेंट जीएसटी 38 में as well as reflected in GST 2H, ठीक है चलेगा। अदर एप्लीकेबल कंडीशन फॉर क्लेमिंग रिफंड ड्यूली कंप्लाइड विद, अदर कंडीशन भी कंप्लाई हो गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम रिफंड कितना एलिजिबल होगा फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी नोट्स फॉर कैलकुलेशन। नो रिफंड हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर रूल नंबर 8934, और यहाँ पे नो रिफंड हैज बीन क्लेम्ड अंडर रूल नंबर, कोई भी रिफंड क्लेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो हमको यहाँ पे आईटीसी देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है। तो आईटीसी अगर देखेंगे 24 लाख के ऊपर नेट आईटीसी 24 लाख के ऊपर अगर 6% देखेंगे तो ये आ जाता है रिफंड के लिए, ऑलरेडी फार्मूला हम बता चुके हैं। तो रिफंड के लिए हमको चाहिए नेट आईटीसी, तो ये होगा 1,44,000, 1,44,000 यहाँ पे होगा। उसके बाद है ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर ये 30 लाख रहेगा, एक ही आउटवर्ड सप्लाई है, एंड टोटल अगर देखेंगे ये एक ही है क्योंकि ये तीनों है इनवर्ड वाला परचेज है, तो इसलिए ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी, यही रहेगा 1,44,000। ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी होगा, ये 30 लाख के ऊपर अगर 2.5% देखेंगे तो कितना टैक्स लायबिलिटी होगा, तो 30 लाख के ऊपर 2.5% अगर देखेंगे तो ये आ जाता है 75,000 आ जाता है। उसके बाद टोटल आईटीसी कितना होगा, तो टोटल आईटीसी के लिए इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज चाहिए, तो ये तो इनपुट हो गया है 1,44,000, इनपुट सर्विसेज देखेंगे 4 लाख के ऊपर देखेंगे 2.5% करके, क्योंकि हमको इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज चाहिए, तो ये 10,000 है, तो 1,44,000 यहाँ पे 1,44,000 प्लस 10,000, तो टोटल आईटीसी यहाँ पे हो जाएगा 1,54,000। तो ये टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर हो जाता है 1,54,000। तो चलो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, 1,44,000, ये तो 1,44,000 ही होगा, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस वाला नहीं है क्योंकि ऊपर 30 नीचे 30। यहाँ पे अगर देखें 1,44,000 ऊपर रहेगा 75,000, नीचे रहेगा 1,54,000, तो यह आ जाता है 70,130, 1,44,000, ये आ रहा है 73,870 रुपीज़। देख लेते हैं 73,870, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या दिया है, स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश में है, एंड वो एंगेज वेरियस काइंड्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में है, एंड ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज है। कंपनी यहाँ पे ब्रांच ऑफिस इन न्यू दिल्ली में है, एंड हेड ऑफिस यहाँ पे नोएडा में है, एंड ऑल्सो ब्रांच ऑफिस न्यू दिल्ली वो रजिस्टर अंडर जीएसटी है, एंड ब्रांच ऑफिस न्यू दिल्ली वो एलिजिबल हो जाता है फुल आईटीसी के लिए, मीन्स यहाँ पे अगर कोई पार्ट होगा तो वहाँ पे आईटीसी का यूज होगा। उसके बाद कंपनी टोटल यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है टर्नओवर कितना है, 256 टोटल टर्नओवर है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए दे दिया है, एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू द टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर है 250 करोड़ है। उसके बाद है टर्नओवर इंक्लूड्स 45 करोड़ है फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो यार परचेज, एंड 30 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज अगर यहाँ पे सेल करेंगे 45 करोड़, ये 256 करोड़ से सब कुछ है, तो यहाँ पे हाँ 45 करोड़ है आपका टर्नओवर जो कि सेल ऑफ सिक्योरिटी, जिसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज में अगर आप सेल करोगे तो उसको गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं मानेंगे तो सप्लाई नहीं होगा, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए 45 करोड़ यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सप्लाई नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे दे दिया है नाइदर गुड्स एंड नॉर सर्विसेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज 45 करोड़ है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आपको भी क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद है कंपनी सप्लाई कर रहा है गुड्स 50 करोड़ का है टू एबीसी लिमिटेड है, यूके में है, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। जो टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स वो रिसीव इन द मंथ ऑफ अगस्त में रिसीव कर देते हैं, एंड 30 करोड़ इन द फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस 20 करोड़ इन इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है अगर हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू। एंड उसके बाद जो 30 करोड़ हम फॉरेन करेंसी में रिसीव करें, 20 करोड़ हम इंडियन रुपीज़ में आरबीआई परमिट करता है, तो ये एक्सपोर्ट में आ जाएगा। तो 50 करोड़ के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, 50 करोड़ के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंड IGST लगता है इसके ऊपर, तो इसलिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कंसल्टिंग सर्विसेज टू शार्प एंड सन्स, नेपाल का है, 30 करोड़ है अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एंड एंटायर कंसिडरेशन रिसीव करे इंडियन रुपीज़ में, एंड उसको RBI परमिशन करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं शार्प एंड सन नेपाल को, तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट मानते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर इंडिया में है, क्योंकि नोएडा में है, एंड दूसरा है जो लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट वो है आउटसाइड इंडिया, शार्प एंड सन्स नेपाल में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट क्योंकि रजिस्टर है तो आउटसाइड इंडिया होगा, एंड यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो रिसीव कर रहे हैं थ्रू फॉरेन करेंसी या इंडियन करेंसी परमिटेड बाय RBI। एंड जो लास्ट कंडीशन है यहाँ बायर सेलर ये रेसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों ये रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो इसको हम मानते हैं एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे तो कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सर्विसेज को चलते हैं, ये सब कुछ गुड्स वाला है, तो सर्विसेज यहाँ पे एक्सपोर्ट सर्विसेज टू नेपाल अंडर LUT, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मेनली IGST लगना चाहिए था बट नहीं लगेगा। उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि एक टर्नओवर है इंक्लूड सप्लाई ऑफ 10 करोड़ टू संघाई जिंगो ट्रेडिंग कंपनी, एक कंपनी जो कि चाइना का है। ये लैंग्वेज बोलेंगे तो आपको भी लगेगा हम जैसे चाइनीज हो गए हैं, इससे लैंग्वेज है। आज पर दी सेल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी गुड्स है वो असेंबल्ड कहाँ पे होगा, तो गुड्स असेंबल्ड होगा सांघाई जिंगो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ऑफिस गुरुग्राम में, वो वहाँ पे असेंबल होगा। एंड पेमेंट ऑफ दी गुड्स वो रिसीव हो रहा है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो इसको एक्सपोर्ट मानेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए 5 कंडीशन चाहिए। यहाँ पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर इंडिया में है, नोएडा में है, एंड आपका जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई अगर देखेंगे लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया में है, चाइना में, बट प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे असेंबल हो रहा है गुरुग्राम में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंडिया में, एंड वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव कर रहे हैं, एंड रिलेटेड नहीं है वो अलग बात है। यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो रहा है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, एंड इसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा या इंटरेस्टेड होगा, लोकेशन ऑफ द सप्लाई नोएडा में है यूपी, एंड ये हरियाणा में है, तो दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो IGST लगेगा, ठीक है, IGST लगेगा। यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर IGST लगेगा, तो यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर IGST लगेगा 12%, 1.2 करोड़ है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। गुड्स 20 करोड़ सप्लाइड अंडर LUT टू DEF लोकेटेड इन SEZ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे SEZ को हम अगर सप्लाई करेंगे तो उसको हम मानते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, एंड इसको IGST में लगता है, क्योंकि हम देखे हैं इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, तो यहाँ पे IGST लगेगा, बट ये एक्सपोर्ट हो जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील हो जाएगा। गुड्स सप्लाई टू DEF लोकेटेड इन SEZ, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गुड्स वर्थ 40 लाख वेयर प्रोक्योर्ड फ्रॉम ए वेंडर इन जापान से परचेज कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे सेल वाला देखें, वाइल द गुड्स वेयर ट्रांजिट एंड कंपनी यहाँ पे सिक्योर कर रहा है एक ऑर्डर फॉर द सेट गुड्स 50 लाख फ्रॉम ए बायर इन थाईलैंड, मीन्स जापान से आ रहा था, एक ऑर्डर आ गया थाईलैंड को, तो वहाँ पे गुड्स को हम डायरेक्टली सेंड कर देते थाईलैंड विदाउट एंटरिंग इंडिया, मीन्स ये IC सेल इसको बोलते हैं, इंडिया को एंटर नहीं हुआ है, जापान से हम परचेज कर रहे थे, थाईलैंड से ऑर्डर आया तो हम सेल कर दिए हैं सी में, IC में सेल कर दिए, इंडिया को नहीं आया है। तो शेड्यूल नंबर 3 में हम देखे थे, इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानेंगे, क्योंकि IC सेल अगर होगा तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो इसलिए यहाँ पे GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो हाँ, नाइदर गुड्स एंड सर्विसेज ये वाला है, तो हमें गुड्स जो भी प्रोक्योर कर रहे हैं वेंडर जापान एंड सप्लाई कर रहे हैं टू बायर थाईलैंड, तो यहाँ पे कोई भी GST नहीं लगेगा। उसके बाद है कंपनी यहाँ पे ओन कर रहा है 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी नोएडा में ओन कर रहा है, फर्स्ट बिल्डिंग लेटआउट रनिंग प्रिंटिंग प्रेस 10 लाख का है पर मंथ, तो यहाँ पे तो ये टैक्स लगेगा, क्योंकि हम अगस्त मंथ का है, 10 लाख टैक्स लगेगा, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग अगर हम लेटआउट फॉर कमर्शियल पर्पज प्रिंटिंग प्रेस के लिए अगर यूज़ करें तो यहाँ पे टैक्स लगेगा 10 लाख के ऊपर। उसके बाद यदि सेकंड बिल्डिंग लेटआउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज 5 लाख, तो रेसिडेंशियल पर्पज अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर यूज़ करेंगे तो 5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यदि थर्ड बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर ए कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर 5 लाख पर मंथ है, एंड द कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर सबलेज द बिल्डिंग टू ए वेयर हाउस टू स्टोर पोटैटोज, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं होगा अगर हम एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस को अगर हम स्टोर खुद जो अगर करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, बट यहाँ पे इसको वो फर्दर ये सबलेट कर लेता है, मीन्स वो भी उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा 5 लाख के ऊपर, तो यहाँ पे नहीं, ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे कहाँ पे वो सप्लाई कर रहे हैं, नोएडा में है, मीन्स यहाँ पे CGST SGST लग गया, इंटरेस्टेड है, दोनों नोएडा में है, यूपी में है, तो यहाँ पे 15 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो 15 लाख के ऊपर सर्विसेज है, तो सर्विसेज 15 लाख के ऊपर लगेगा CGST SGST। रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग 15 लाख है, तो ये लगेगा 9%। 9% के बाद और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है रिमेनिंग जो भी टर्न ओवर कंप्राइजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट, वो रेशियो ऑफ 3.2। ये टोटल टर्न ओवर 256 करोड़ है, उसमें से जो भी I2 लेकर 7 पॉइंट तक हम लेस करेंगे, जो भी रिमेनिंग रहता है उसको हम इंटरेस्टेड मानेंगे, 3 and 2 रेशियो में हम इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टेड मानेंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड मानेंगे 3:2 रेशियो में। तो चलो देखते हैं कितना बचता है बैलेंस।
तो यहाँ पे अगर हम लेंगे 256 था, ठीक है, 256 था, तो 256 माइनस यहाँ पे करेंगे 45, 45 करेंगे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 256 माइनस 45 है, और -50 यहाँ पे, -50। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे 30 है, -30 आप भी करिए, कितना टर्नओवर ऑलरेडी हम यहाँ पे 10 करोड़ है, माइनस करिए 10, और क्या है, और यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे 20 करोड़ सप्लाई हुआ है तो उसको भी लेस करेंगे 20 को। उसके बाद यहाँ पे टर्नओवर देखेंगे, ये 50 वाला टर्नओवर, ये परचेज को हम नहीं लेंगे, हम सेल्स वाला, क्योंकि टोटल सेल्स से हमको लेस करना है, तो यहाँ पे 0.5 लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें 10, 5 एंड 5 टोटल 20 लाख है, जो कि 0.2 लेस करिए, 0.2 लेस करिए, तो और कुछ नहीं है, ये टोटल रहता है आपका यहाँ पे 100.3 करोड़ रहता है। तो उसको हम इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड कितना मानेंगे, 3:2 रेशियो में, तो यहाँ पे 3/5 करेंगे, जो कि हो जाएगा विद इन दिस डेट हो जाएगा 3, इंटरेस्टेड होगा कितना 3/5, तो इंटरेस्टेड हो जाएगा आपका 103/5, तो ये आ रहा है 60.18, ये होगा इंटरेस्टेड, जिसके ऊपर 9% लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें 100 इंटू 3.3 2/5, इंटरेस्टेड कितना होगा, हम डायरेक्टली भी लेस कर सकते हैं, तो ये रहेगा 40.12 करोड़, जिसके ऊपर इंटरेस्टेड होगा 12% लगेगा, ठीक है, 12% लगेगा। चलो यहाँ पे दिया है तो देख लीजिए 60.18, 9% इंटरेस्ट रेट है, एंड इंटरेस्ट रेट है 40.12 4.8144%, ठीक है। उसके बाद और क्या आइटम दिया है क्या, हाँ और भी आइटम दिया है, द कंपनी ट्रांसफर करा है इट्स स्टॉक टैक्सेबल गुड्स से फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली ब्रांच विदाउट एनी कंसिडरेशन में वो टैक्स ट्रांसफर करा है, वैल्यू ऑफ डिक्लेयर है 4.5 करोड़ है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है 10 करोड़ है, एंड स्टॉक वो सोल्ड करा है मीन्स ओपन मार्केट वैल्यू 15 करोड़ है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम पढ़े थे, यहाँ पे जो दिल्ली जो रेसिपिएंट है वो एलिजिबल हो जाता है फुल आईटीसी के लिए, फुल आईटीसी के लिए जो रेसिपिएंट ब्रांच है वो एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन अगर ट्रांसफर करेंगे, रूल नंबर 28 है, तो रूल नंबर 28 में हम अगर रिलेटेड पर्सन को अगर ट्रांसफर करेंगे, अगर वो फुल एलिजिबल हो जाता है आईटीसी लेने के लिए, तो वहाँ पे डिक्लेयर वैल्यू को हम मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे डिक्लेयर वैल्यू कितना है 4.5 करोड़, यहाँ पे मानेंगे आज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसके ऊपर हम आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर है 4.5 करोड़ है तो आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद और क्या दिया है, और दिया है यहाँ पे दी कंपनी सेंड करा है गुड्स 12 करोड़ है टू मेसर शर्मा ट्रेडर्स इन हरियाणा, अप्रूवल बेसिस में है, 15 जनवरी में है, 15 फरवरी में है, 15 मार्च में है, 4 करोड़ करके ईच मंथ है, गुड्स सेंड ड्यूरिंग द 3 मंथ, वो अप्रूव फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में अप्रूवल होता है। तो यहाँ पे हम शर्मा ट्रेडर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं ईच मंथ, आपका यहाँ पे देखेंगे अगर जनवरी में है 4 करोड़ है, फरवरी में है 4 करोड़ है, एंड मार्च में है 4 करोड़ है, तो हम यहाँ पे अगस्त मंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस में जब जाएगा तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ व्हिच एवर इज आपका अर्लियर होगा, तो वहाँ पे हम मानेंगे उसको टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर देखें 6 मंथ कहाँ पे होगा, ये आपका जनवरी मंथ के लिए 6 मंथ अगर देखेंगे वो होगा जुलाई मंथ में है, एंड आपका फरवरी मंथ के लिए 6 मंथ होगा अगस्त मंथ में, एंड मार्च मंथ के लिए 6 मंथ कंप्लीट होगा आपका सितंबर मंथ में। तो ऑलरेडी जो ये जनवरी मंथ का 4 करोड़ ऑलरेडी जुलाई मंथ में वो टैक्सेबल हो गया होगा, फरवरी मंथ का जो 4 करोड़ है ये टैक्सेबल होगा अगस्त मंथ में है, एंड जो मार्च मंथ का वो सितंबर मंथ में टैक्सेबल होगा। तो हमको चाहिए अगस्त मंथ में, तो यहाँ पे ओनली 4 करोड़ टैक्सेबल होगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम दी जब रिमूवल हो रहा है व्हिच एवर इज अर्लियर, तो वहाँ पे मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ये जो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो यहाँ पे 4 करोड़ होगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, 12% आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अलग अलग से, तो नोएडा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए मेक सूटेबल अजम्पशन रेट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो हम पूरा कैलकुलेशन कर दिए हैं, ये आपका आईटीसी चैप्टर का है, बट यहाँ पे हम डाल दिए हैं, इसे क्वेश्चन भी हम आईटीसी चैप्टर में किए थे, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं, बहुत बड़ा नोट्स है हम जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एवर यंग मैन्युफैक्चर एलएलपी वो रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी एंड वो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में है विद इन स्टेट ऑफ गुजरात में है। ये प्रोवाइड करा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में, पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दे दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी दे दिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे दिया है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर दे दिया है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्किन केयर 2.5% दे दिया है, ठीक है, दे दिया है। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई दे दिया है, इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट ऑफ स्किन केयर 6%, इनवर्ट सप्लाई ऑफ इनपुट सर्विसेज को तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है, एंड इनवर्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स
नहीं देखें, इनपुट सर्विसेज को देखेंगे टोटल इनपुट सर्विसेज के लिए, बट नेट आईटीसी को ये वाला देखेंगे, ठीक है, नेट आईटीसी के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे दे दिया है अदर इन्फॉर्मेशन आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सप्लाई इनवर्ड है, एंड वो क्लेम हुआ है 3B में, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट हुआ है, अदर कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई हो गया है, एंड नो रिफंड क्लेम हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा अकुमुलेटेड वाला कौन सा है। तो अकुमुलेटेड वाला अगर देखेंगे, तो आउटवर्ड अगर देखेंगे, इनवर्ड अगर देखें, इनवर्ड आपका यहाँ पे है 6%, 6%, ठीक है, इनवर्ड वाला 6%, 6%। तो ये आउटवर्ड नहीं चलेगा, ओनली ये वाला चलेगा 2.5%, क्योंकि इनवर्ड 6% है, आउटवर्ड 2.5%, तो ये वाला ओनली होगा नेट आईटीसी, ठीक है, नेट आईटीसी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो फार्मूला चलो पुट कर लेते हैं। तो फार्मूला कहाँ पे पुट करेंगे, तो फार्मूला अगर यहीं पे पुट कर देते हैं, नेट आईटीसी रिफंड के लिए यहाँ पे नेट आईटीसी क्या रहेगा, तो नेट आईटीसी अगर देखेंगे तो ये वाला ओनली होगा नेट आईटीसी। तो इसके ऊपर अगर देखें 12% कितना होगा, 35 लाख के ऊपर, 35 लाख के ऊपर अगर 12% देखें तो ये कितना आएगा, 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 है, नेट आईटीसी है 4,20,000 है। ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर, ये रहेगा 50 लाख है, और नीचे रहेगा टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, ये दोनों ही टर्नओवर, तो यहाँ पे 50.5 लाख आ जाएगा, ठीक है, 50.5 लाख आ जाएगा यहाँ पे टर्नओवर है। एंड उसके बाद माइनस करेंगे, नेट आईटीसी है 4.2 लाख है, ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर 5%, 50 लाख के ऊपर 5% अगर देखेंगे तो कितना होगा, तो 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आईटीसी कितना होगा, तो टोटल आईटीसी अगर देखें ये है आपका, ये है 4,20,000 एंड 5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख के ऊपर 5%, हाँ 25,000 हो जाएगा, ठीक है, 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आईटीसी यहाँ पे आपका ये है 4,20,000 प्लस 25,000, 4,45,000 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,20,000, ऊपर रहेगा 50, नीचे रहेगा 50.5, तो यह आ जाता है 4,15,842 है, माइनस हो जाएगा 4,20,000 मल्टीप्लाई 2/5, नीचे रहेगा 4.45, तो यह आ जाता है 2,35,955, 15,842, तो यह आ जाता है 1,79,807 है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तो ये आ जाता है इतना, राउंडिंग अप अगर करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिफंड चैप्टर खत्म हो जाता है, एंड आज का चैप्टर भी जो भी क्लास खत्म हो जाता है। थोड़ा टाइम कम था, हम जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास शुरू कर देंगे, आज थोड़ा कम टाइम है, तो इतना चैप्टर हम आज कंप्लीट किए हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए अच्छा सा, एंड लाइक करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, और 1 या 2 पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे जीएसटी का जो भी पार्ट है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है।